हम्म। अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? ठीक है। आवाज भी सबको ठीक आ रही है? So today we are going to start a new chapter of chemotherapy, which is antiviral drugs. ठीक है। ये चैप्टर आप अगर देखेंगे ना बुक में तो इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव चैप्टर। और बच्चों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है ये चैप्टर। लेकिन ये इतना मुश्किल चैप्टर है नहीं जितना इसको बना दिया जाता है। इसमें जो कुछ बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं जो कि आपके लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो हम स्किप कर देंगे। और जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है या फिर जो आपको जरूरी है कि आपको पता होनी चाहिए एट योर थर्ड ईयर लेवल, हम उनको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से एज सच फुल चैप्टर कभी भी याद नहीं करना होता। ना ही कोई बच्चा इसको कर सकता है क्योंकि ये याद ही नहीं रहता। ठीक है। और इसमें से कोई ऐसे फजूल से एमसीक्यूज भी नहीं आते, बहुत लॉजिकल एमसीक्यूज आते हैं जो कि सॉल्व हो जाते हैं इजीली अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो। सो इस चैप्टर के बारे में पहले बात तो किसी बच्चे ने डरना नहीं है कि ये इतना बड़ा चैप्टर है तो हम इसको कैसे करेंगे। दूसरी बात, हम आज कोशिश करेंगे कि इजी से इजी करके इस चैप्टर को हम मेमोराइज करें और इसके कॉन्सेप्ट्स बनाएं, ताकि जब आप लोग बुक देखें तो आपको इस तरह लगे कि आप लोगों ने पहले से ही ये पढ़ा हुआ है। ठीक है। सो इन दिस चैप्टर देयर आर लॉट ऑफ वायरसेस। लेकिन जो हमारी बुक में थर्ड ईयर के लेवल पे वायरसेस रिक्वायर्ड हैं, यूएचएस का फेवरेट हम इस सेंस में इसको कह सकते हैं क्योंकि आजकल कोरोना की जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है उस वजह से यूएचएस जो है वो इसको प्रेफरेंस देगी, इस चैप्टर को, वायरल वाले चैप्टर को। और सेकंड बात ये है कि जो आप लोग इस बार भी आई थिंक 2021 में वायरस के चैप्टर से कैसे क्यों आया था, यूएचएस इसको कंसीडर करती है इम्पोर्टेंट। लेकिन ये होता है कि इस चैप्टर में से भी कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमेशा हर साल आ जाती हैं प्रूफ में। तो सब कुछ नहीं करना, सिलेक्टिव चीजें करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको इस लेक्चर में वही एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो। और आप लोग जब रिवीजन करें प्रूफ के लिए इस चैप्टर की तो आपके लिए इजी रहे, आपका टाइम सेव हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यूएचएस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना आजकल बहुत स्प्रेड हुआ है। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में आप लोगों ने जो ड्रग्स पढ़नी है, बेसिकली जिन वायरसेस के अगेंस्ट पढ़नी है वो है हर्पीज वायरस, एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड हेपेटाइटिस वायरस लेवल। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, डिस्टॉर्शन अभी ठीक हो जाती है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, जैसे हम लोगों ने एंटी फंगल चैप्टर में क्या किया था कि फंजाई का प्रॉपर स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है। और फिर एंटी प्रोटोजोआ वाले चैप्टर में हमने प्रॉपर मलेरिया का साइकिल स्टडी किया था। उसके बाद हमें जाके उनकी ड्रग समझ आई थी कि उन्होंने किस तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करना है। सेम इज द केस विद वायरल ड्रग्स। वायरस ने क्या करना होता है कि आपको अगर वायरल ड्रग्स पढ़नी है तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आपको मैकेनिज्म आना चाहिए कि वायरस किस मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप को रेप्लिकेट करवाता है। क्योंकि ये बात तो सबको क्लियर है ना कि वायरस के पास अपनी जेनेटिक मशीनरी नहीं होती। सबको पता है इस बात का। और वायरस जो होता है खुद अकेला रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता। वायरस को हमेशा जरूरत होती है एक होस्ट सेल की जिसके वो डीएनए को यूज करे और अपनी फर्दर कॉपीज बनाए। ऐसी बात ही है। तो आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कैसा है। ठीक है। जब हमें ये समझ आ जाएगी ना तो हम डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर जो है ऐसी ड्रग्स बनाएंगे जो डिफरेंट स्टेप्स को ब्लॉक करेंगे। एज अ रिजल्ट वायरस की रेप्लिकेशन पूरी नहीं हो सकेगी एंड वायरस जो होता है वो स्प्रेड नहीं हो सकेगा। ये बात सबको पता है ना कि एक वायरस का सिर्फ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिजीज कॉज नहीं करवा सकता। वायरस को इन्फेक्शन कॉज करवाने के लिए लोअर्स ऑफ कॉपीज चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कोरोना वायरस अगर किसी की बॉडी के अंदर एंटर
रेप्लिकेट कर देते हैं, या जो 4, 5 या 100 कॉपीज ऑफ रेप्लिकेशन बनी हुई होती हैं उस वायरस की, उसको आके इनगल्फ करते हैं और बॉडी से वायरस को खत्म कर देते हैं। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? अच्छा, मेरी आवाज आप क्लियर? अच्छा बेटे, मैं ये बता रही थी कि एक तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उसकी डिजीज हो जाएगी, कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हो जाएगा। आवाज क्लियर नहीं है? फिर हम ऐसा करें, हम 2 मिनट्स वेट करते हैं, मैं इसको जरा फिक्स करती हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब बताएं, अब आवाज आ रही है? मैं आपको ये बता रही थी कि एक कोरोना वायरस अगर बॉडी के अंदर, कोई भी एक वायरस अगर एंटर हो भी जाता है आपकी बॉडी के अंदर, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपको बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करवा देगा। अगर वायरस ने इन्फेक्शन कॉज करवाना है तो उसको अपनी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज चाहिए, फिर जाके वो उस पर्सन के अंदर इन्फेक्शन कॉज करवा सकता है। ठीक है, लेकिन होता यह है कि एक एक वायरस और का ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है, और अगर वो साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर वायरस अपनी 100 ऑफ कॉपीज बना भी लेता है, तब भी हमारा इम्यून सेल्स अगर वो हो, इतने काबिल हो, हमारी जो इम्यून आर्मी है व्हाइट ब्लड सेल्स की, वो उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देती है। एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी से जो होता है वो खत्म हो जाता है वायरस। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, फिर उनमें हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज भी अगर बन जाएं, तो वो हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज 10,000 ऑफ कॉपीज में रेप्लिकेट हो जाएंगी, और फिर क्या होगा, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कोरोना वायरस भी जब स्प्रेड हो रहा है तो सब यही कह रहे हैं, आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी के अंदर ये एंटर हो भी जाता है तो उसके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज ना हो। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, बेशक उनकी बॉडी के अंदर वायरस चला भी गया और वो इम्यून भी हो गए हों, और आप लोगों को सिम्टम्स भी ना आए हों, क्योंकि कोरोना के सिम्टम्स भी जो हैं 3 से 4 दिन के बाद क्लियर होते हैं आफ्टर इट्स प्रॉपर रेप्लिकेशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मैकेनिज्म हाउ इट रेप्लिकेट्स। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अगर किसी भी जगह पे इंफेक्शन कॉज करना है तो इट इज वेरी नेसेसरी कि वो आके उसकी सरफेस के ऊपर अटैच हो। ठीक है, जिस तरह बैक्टीरिया भी तब तक इंफेक्शन पे अटैच नहीं हो जाता। हवा में अगर, हवा में मतलब फ्लूइड में अगर कोई बैक्टीरिया है तब वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करवा सकता। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले क्या होगा, ये वायरस है, ये होस्ट कलर में जो आपको नजर आ रहा है ये होस्ट का सेल है, ये ब्लू कलर में जो नजर आ रहा है ये वायरस क्या करेगा, सबसे पहले आके यहाँ पे अटैच होगा टू द होस्ट सरफेस। जैसे ये अटैच होगा तो क्या होगा, इसके अंदर पेनिट्रेशन हो जाएगी। आफ्टर पेनिट्रेशन जो वायरस होती है न्यूक्लिक एसिड होता है, सबको वायरस का स्ट्रक्चर याद है, ऐसा होता है कुछ, इधर सेंटर में उसका जो होता है डीएनए आरएनए होता है, जो भी वायरस होगा। ठीक है, ये डीएनए आरएनए है, और ये इसकी जो होगी कैप्सिड प्रोटीन है। तो वायरस के बाहर जो होता है प्रोटीन का कोट होता है, और जो वायरस के अंदर होता है उसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। सो अगर वायरस ने अपना इन्फेक्शन कॉज करवाना है तो उसको ये अपना प्रोटीन का कोट जो होता है ये रिमूव करना पड़ता है, और फिर इसका ये जो आरएनए
अब आ रही है आवाज? पता नहीं मेरे को क्या इशू है। असल में आज यहाँ पे मौसम नहीं ठीक था, इसकी वजह से शायद सिग्नल्स जो है वो वीक हैं। अच्छा देखें, यहाँ तक समझ आई है कि सबसे पहले वायरस जो होगा वो आके अंदर अटैच होगा। अटैचमेंट के बाद उसकी क्या होगी, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के बाद वो सबसे पहले अपना कोट जो है वो उतारेगा। ठीक है, कोट उतारेगा ताकि जो है उसका जो डीएनए है या आरएनए है वो एक्सपोज हो होस्ट के। अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस जो इसकी फंक्शन करने के लिए जरूरी है वायरस के। अब ये वाली प्रोटीन कौन सी है? अगर वायरस डीएनए वाला है तो ये डीएनए पॉलीमरेज बनेगी। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कुछ करती हूँ, रुके।
अब मुझे बताएं, अब आ रही है आवाज ठीक? मैंने रीस्टार्ट किया दोबारा से। बहुत सही चलेगा, मुझे खराब हो गया। तो मैं ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। मैंने बताया था कि सबसे पहले ये वायरस है ब्लू कलर में, ये पर्पल कलर में क्या है, होस्ट का सेल है। अब इस वायरस ने इस होस्ट के सेल के अंदर एंटर होना है। सबसे पहले ये वायरस क्या करेगा, इसकी सरफेस के साथ जाके अटैच होगा। ठीक है, सबसे पहले वायरस की क्या होगी, अटैचमेंट। फिर क्या होगा, जब वायरस यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो वायरस अंदर पेनिट्रेट करेगा इनटू द होस्ट सेल। आफ्टर इस पेनिट्रेशन वायरस क्या करता है, अपने अपने आप को अनकोड करता है। अब सबको पता होगा वायरस का स्ट्रक्चर, आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि वायरस के प्रोटीन का कोड होता है, यहाँ पे उसका न्यूक्लिक एसिड होता है, इस तरह पड़ा हुआ। ठीक है, तो अब वायरस ने अगर रेप्लिकेट करना है तो इट इज नेसेसरी कि वो अपने इस न्यूक्लिक एसिड को बाहर एक्सपोज करे इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। इसके लिए वो क्या करता है, ये जो इसका प्रोटीन का कैप्सिड होता है, ये कोट होता है, ये ना इसको रिमूव करवा देता है। ठीक है, जैसे ही ये रिमूव होगा, इसका ये जो होगा डीएनए और आरएनए यहाँ पे उसके साइटोप्लाज्म में एक्सपोज हो जाएगा। अब क्या होता है, वायरस नहीं अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस क्या क्या किस चीज की प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, बेसिकली वायरस की जो फंक्शनल प्रोटीन होती हैं, पोलीमरेज या आरएनए पोलीमरेज। वायरस जो होता है अगर डीएनए का न्यूक्लिक एसिड कंटेन करेगा तो यहाँ पे डीएनए पोलीमरेज की प्रोटीन्स बनेगी। अगर वायरस के पास आरएनए होगा तो यहाँ पे आरएनए पोलीमरेज बनेगी। अब ये डीएनए और आरएनए पोलीमरेज, मुझे इनका फंक्शन क्या है, डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज क्या काम कर पाएगी? किसी को भी नहीं पता? बच्चों सेकंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी? सो ये जो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या करता है, ये डीएनए की, अगर डीएनए पॉलीमरेज है तो डीएनए की सिंथेसिस करवाएगा, और अगर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है तो वो क्या करता है, आरएनए की सिंथेसिस करवाता है। वो बाकी सारा स्टेप आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करता है और एक डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, तो वायरस आफ्टर इट्स एंट्री सबसे पहले अपनी अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और ये अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस से उसके पास जो उसका एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, उसकी फॉर्मेशन होती है। अब जैसे ही इसका ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बन जाएगा, वायरस का सबसे पहला काम क्या होगा, वो अपना न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। ऐसे ही है। सो वायरस आफ्टर मेकिंग इट्स अर्ली प्रोटीन्स विच आर द फंक्शनल प्रोटीन्स ऑफ द वायरस, वो क्या करता है, वो अपना न्यूक्लिक एसिड बनाता है। अब वायरस का जो है न्यूक्लिक एसिड बन गया है, सबको पता है न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए। ठीक है, अगर ये वायरस डीएनए वाला है तो यहाँ पे सारी डीएनए की कॉपीज बन जाएंगी। अब ये डीएनए बन गया, अब वायरस क्या करेगा, वायरस अब अपनी लेट प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। लेट प्रोटीन सिंथेसिस में वायरस क्या यूज करेगा, वायरस अपनी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोटीन होती है और न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड उसने क्या किया, अपनी अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस से बना लिया, और लेट प्रोटीन सिंथेसिस से वो कैप्सिड की ये जो प्रोटीन्स होती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो इसके स्ट्रक्चर को बिल्डअप करेंगी, वो बनाएगा। ओके, अब जब इसका डीएनए भी बन गया, मतलब इसका न्यूक्लिक एसिड भी बन गया, इसकी कैप्सिड प्रोटीन भी बन गई। अब क्या होगा, ये अपनी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को आपस में असेंबल करेगा। जैसे ही ये दोनों चीजें आपस में असेंबल हो जाएंगी, पैकेजिंग हो जाएगी इनकी, तो वायरस क्या करेगा, होस्ट सेल को लीव करेगा और अपनी मैनी कॉपीज रिलीज करवा देगा। अब आप देखो, यहाँ पे वायरस का ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ था, और रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पे 3 वायरस के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो निकल रहे हैं। इस तरह वायरस अपनी मैनी कॉपीज बनाता है बाय एंटरिंग इनटू द होस्ट सेल। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमारा ये सारा साइकिल पढ़ने का मकसद क्या था, हम क्या कर सकते हैं, हमने वायरस को किसी ना किसी तरीके से, हम वायरस को मतलब किसी ना किसी तरीके से रेप्लिकेट होने से प्रिवेंट करना है। हमने हमारा बेसिक, नहीं नहीं, 3 कॉपीज इज नॉट अ फिक्स नंबर, इट इज जस्ट हियर टू शो दैट कि एक ऑर्गेनिज्म से 3 कॉपीज बनी है।
मतलब एक ने आके जाके मल्टीप्लाई हो गया एक ऑर्गेनिज्म मैनी कॉपीज में। यहाँ तो सिर्फ डायग्रामेटिकली आपको बताया कि इसकी 3 कॉपीज बन गई हैं एक से। ऐसे नहीं होता, एक एक वायरस मैनी हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज भी बना सकता है। अच्छा, अब हम लोगों ने सारा साइकिल पढ़ लिया। अब हम लोगों ने ऐसी ड्रग्स बनानी है डिफरेंट स्टेप्स को जाके क्या करेंगी, ब्लॉक करेंगी। जब डिफरेंट जाके ब्लॉक हो जाएंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, वायरस की भी गई है तो वो स्प्रेड नहीं हो सकेगा और इन्फेक्शन कॉज नहीं हो सकती। तो हम क्या कर, तो हम ये कर सकते थे कि हम लोग या तो इसकी एंट्री को ब्लॉक कर दें जिसकी वजह से वायरस एंटर ही ना हो सके, या फिर हम इसकी अनकोटिंग ना होने दें, या फिर हम उसकी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को प्रिवेंट कर दें, या फिर ये हो सकता है कि आफ्टर इट्स प्रॉपर रेप्लिकेशन जब इसकी पैकेजिंग और असेंबली हो जाती है तो ये वायरस जो है वो उसकी रिलीज को रोक दें।
रिलीज भी नहीं होगी, तब अगर रेप्लिकेट हो भी गया है एक सेल के अंदर, अगर इसकी रिलीज नहीं होगी तब भी ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वायरस रेप्लिकेशन। ये सबको क्लियर है कि सबसे पहले वायरस अंदर आएगा, उसकी पेनिट्रेशन होगी, पेनिट्रेशन के बाद वो अपने आप को अनकोट करेगा, अनकोटिंग के बाद वो अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस के बाद क्या होगा, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी सिंथेसिस है, उसकी फंक्शनल प्रोटीन विच इज डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज। जब ये प्रोटीन बन जाएगी, ये एंजाइम बन जाएगा, तो उसका डीएनए और आरएनए सिंथेसाइज होगा। इसके बनने के बाद वो अपनी लेट प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लेट प्रोटीन सिंथेसिस से क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनेंगी जो कि उसका कैप्सिड बनाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब उसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बन गई है और उसकी फंक्शनल प्रोटीन भी बन गई है, अब क्या होगा, उसकी पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग के बाद वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा मैनी कॉपीज लेके इनटू द अदर सेल्स और जाके इन्फेक्शन कॉज करवाएगा। इज दैट क्लियर? ये डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हर लिहाज से, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को जितने भी मैकेनिज्म्स पढ़ाए हैं, जितना मैंने फंजाई के सेल के बारे में हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था ये कभी भी कोई नहीं पूछता। एंटी प्रोटोजोआ में हमने मलेरिया का जो साइकिल पढ़ा था, उसको भी आपसे फार्मा में कोई भी नहीं पूछेगा। लेकिन वायरस की ये जो डायग्राम है, ये ऑलमोस्ट मैनी टाइम्स एससीक्यूज में आ जाती है। इसकी आने की रीजन ये है कि वो ऐसा क्वेश्चन देते हैं, वो कहते हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स को मेंशन करें जो कि डिफरेंट साइट्स के ऊपर रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, डायग्रामेटिकली। सो वहां पे आपको ये डायग्राम जो है ड्रॉ करनी होती है। लेकिन ये डायग्राम जो है आप तभी सब अच्छे से समझ सकते हैं जब आपको पूरा वायरस का चैप्टर आ जाएगा। तो हम इस डायग्राम को कल दोबारा से गो थ्रू करेंगे जब हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है स्टडी करेंगे। ये मिनी की है डायग्राम, आई गेस मिनी की ही डायग्राम है ये, ठीक है। अच्छा, so now we are going to start our antiviral drugs one by one. First of all, our first virus is herpes virus. So for herpes virus मीनिंग की है, herpes virus जो है आपने इसके अगेंस्ट ड्रग्स पढ़नी है। अब आपको ये बात पता, herpes वायरस की जितनी भी डिटेल है वो आपने सारी माइक्रो में पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे आपके लेवल पे अभी आपको फार्मा के लिए इतना पता होना चाहिए कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सो herpes वायरस जो होता है बहुत सारी टाइप्स का होता है, लेकिन जो आपकी बुक में जिनके अगेंस्ट ड्रग्स मेंशन है वो ये 4 टाइप्स हैं। पहली होती है herpes simplex virus 1, दूसरी होती है herpes simplex virus 2, फिर होती है varicella zoster वायरस, फिर होती है cytomegalo वायरस। अब जो herpes simplex वायरस 1 है ना, HSV1, ये आपके कौन से इन्फेक्शंस करवाता है, जो अबव द वेस्ट होते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर ये कोई बंदा है ना, चलो जैसा भी, सो अबव द वेस्ट जो भी इन्फेक्शंस होंगे ओपन जो कि एक्सपोज सरफेसेस होती हैं आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल आपकी ओरल कैविटी हो गई, आपकी आईज हो गई, ठीक है, या ईयर्स हो गए, तो जो ये वाले इन्फेक्शन हो गए वो अबव द वेस्ट इन्फेक्शन जो होते हैं वो करवाता है HSV1। जो बिलो द वेस्ट इन्फेक्शन होते हैं ना, आपके जेनिटल्स के ऊपर जो इन्फेक्शन होते हैं वो करवाता है HSV2। सो बिलो द वेस्ट HSV2 करवाएगा और अबव द वेस्ट HSV1 इन्फेक्शन करवाता है। उसके बाद होता है वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस। ये आपको डायग्राम में देखें नजर भी आ रहा होगा कि ये देखें, ये HSV1 की वजह से उसके लिप्स के अराउंड ये पेप्यूल्स और वेजिकल्स बने हुए हैं। ये देखें यहाँ पे भी ये वेजिकल बना हुआ है, ये HSV1 इन्फेक्शन की वजह से है, वायरस की वजह से है। अच्छा, कभी आप लोगों ने नोटिस किया कि आप लोगों को बुखार, अच्छा मैं ये बाद में बताती हूँ। वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस क्या होता है कि बच्चों, आप सबको बचपन में चिकन पॉक्स निकले होंगे, निकले हैं किसी बच्चे को चिकन पॉक्स, वेजिकल्स, वाटर फील्ड वेजिकल्स बन जाते हैं ऑन द होल बॉडी सरफेस। सो जो वो होते हैं वो वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस की वजह से बनते हैं, ठीक है, वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस की वजह से। और एक होता है साइटोमेगैलो वायरस। साइटोमेगैलो वायरस ऐसा वायरस होता है जो कि आपके आईज में इन्फेक्शन करवा देता है और आपके CNS में इन्फेक्शन करवाता है, इंसेफ्लाइटिस करवा देता है और रेटिनाइटिस करवा देता है आंखों का। लेकिन हर्पीस वायरस जो है ना, ये ना वैसे तो चलो इनको कह सकते हैं, लेकिन
ये ना बहुत इस तरह हिसाब से बहुत डेंजरस हैं कि ये एक बार इसका अगर इन्फेक्शन हो जाए ना किसी पर्सन को, तो ये हमेशा के लिए उस पर्सन की बॉडी से इरेडिकेट नहीं होते, बल्कि जिस तरह हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि विवेक्स और ओवेल लिवर के अंदर लेटेंट स्टेज में चले जाते हैं, इसी तरह जो हर्पीज वायरस होता है एक दफा बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करवा के वो क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट न्यूरॉन्स में या फिर न्यूरोनल सेल्स जो होते हैं उनके गैंग्लिया के अंदर जाके छुप के बैठ जाता है। अब जैसे ही कभी किसी पर्सन की इम्यूनिटी वीक होती है, ये वायरस वहां गैंग्लिया से दोबारा से रिलीज होता है, अपनी कॉपीज बनाता है और इन्फेक्शन कॉज करवा देता है। सो इस हर्पीज के बारे में ये बात एक बहुत गलत सी है कि ये जो होता है ये आपको ऐसे मतलब लेटेंट स्टेज में चला जाता है और आपको कभी भी जब आपकी जिंदगी में इम्यूनिटी वीक होगी तो आपको इन्फेक्शन कॉज करवा देगा। आप लोगों ने नोटिस किया कभी आप लोगों को जब बुखार होता है तो आपको मुंह में ओरल कैविटी में छाले बन जाते हैं, इस तरह के होंठों पे भी छाले बन जाते हैं या मुंह में छाले बन जाते हैं, वो बेसिकली इस वजह से होते हैं कि हो सकता है आपको पहले जिंदगी में कभी एचएसवी इन्फेक्शन की वजह से कोई पेप्यूल्स या वेजिकल्स बने हो ओरल कैविटी में। ठीक है, जब बुखार होता है तो आपकी इम्यूनिटी वीक होती है और जब इम्यूनिटी वीक होगी तो उसके रिस्पॉन्स में एचएसवी गैंग्लिया से बाहर निकलेगा और फौरन से आपको ये वाला इन्फेक्शन कॉज करवा देगा। ठीक है, इसी तरह ही आप लोगों ने देखा होगा जिन बच्चों को वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स हो जाता है, तो आफ्टर 30 या 40 ईयर्स के बाद, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एचआईवी हो गया है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है फॉर सम रीजन ड्यू टू एनी डिजीज, उसमें उस पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा खतरा ये होता है कि उसको जूस्टर का इन्फेक्शन हो सकता है। वेरिसेला की वजह से बच्चों में क्या होता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, और जूस्टर की वजह से एडल्ट्स में जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनके अंदर जूस्टर का इन्फेक्शन होता है। ये बेसिकली क्या इन्फेक्शन होता है, इसके बारे में आप लोगों ने फिजियो में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, शिंगल्स का इन्फेक्शन पढ़ा हुआ है किसी ने? शिंगल्स क्या होता है, डर्माटोम्स के जो पाथवे होता है वहां पे वेजिकल्स बन जाते हैं, वाटर फील्ड। सो अगर आफ्टर एडल्ट या फिर एडल्ट एज में अगर किसी पर्सन को बचपन में वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस हुआ था, तो वो उसकी न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, वो उसकी न्यूरॉन्स में लेटेंट स्टेज में पड़ा होता है। अब अगर आफ्टर ओल्ड एज उसकी इम्यूनिटी वीक होगी तो ये वायरस जो होता है दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और जाके जूस्टर शिंगल्स करवा देता है। आपके शिंगल्स होते क्या है, डर्माटोम्स के पाथवे में वेजिकल्स बन जाते हैं, वाटर फील्ड, विच इज अ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन। इसके अलावा जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं ना, स्पेशली जो लड़कियां डाइटिंग कर रही होती हैं, जब वो खाना कम खाती हैं तो उनकी इम्यूनिटी वीक हुई हुई होती है, और मोस्टली जो देखा गया है ना शिंगल्स फीमेल्स में ज्यादा होता है, क्योंकि वो डाइटिंग करती हैं, डाइटिंग से उनकी इम्यूनिटी वीक हुई हुई होती है। और उन अगर फीमेल को कभी बचपन में मतलब चिकन पॉक्स हुए थे तो ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स के बाद उनकी इतनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है कि उनको शिंगल्स का इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद साइटोमेगालोवायरस, इसका मैंने आपको बता दिया कि ये रेटिनाइटिस करवाते हैं आंखों के अंदर, और क्या करवाता है आपके सीएनएस के अंदर इंसेफ्लाइटिस वगैरह करवा सकता है। ये सारी डिटेल आप लोगों ने इसकी माइक्रो में पढ़नी है। यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग क्योंकि अभी फेमिलियर नहीं है वायरोलॉजी के साथ, तो आप लोगों को ड्रग समझ नहीं आनी थी अगर मैं ये एक्सप्लेन ना करती। ठीक है, इसमें ये सारी चीजों में आपसे फार्मा में कोई चीज नहीं पूछी जाएगी, ये तो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए थी। मेल भी डाइटिंग करते हैं, लेकिन मेल्स में थोड़ी सी ना अल्लाह की तरफ से इम्यूनिटी अच्छी होती है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होती है, इसके अलावा उनका एक्सपोजर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज्यादा होता है, तो वो फिर भी कुछ ना कुछ हद तक प्रिवेंट हो जाते हैं। लेकिन फीमेल्स में तो बहुत ज्यादा होता है कि हम लोग डाइटिंग कर लें। अच्छा, सो अब हम वन बाय वन हर्पीस ड्रग को डिस्कस करेंगे। हर्पीस ड्रग्स में से आपसे जो है वो, या तो आप इसकी ना बहुत ज्यादा ड्रग्स हैं, ठीक है, तो इन ड्रग्स में से आपसे जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो या तो आपसे इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाइवा में भी आपसे पूछा जाएगा और आपसे एससीक्यूज में भी पूछा जाता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, और जो है इसके अलावा इस एंटी हर्पीज में से आपसे वो इनलिस्ट करवाने के लिए पूछ लेते हैं मैनी ड्रग्स को,
ठीक है, तो इसकी टॉक्सिसिटी और इसके क्लिनिकल यूजेस तो आपको पता चल गई हैं, ये हर्पीज वायरस के अगेंस्ट है। जो इसकी टॉक्सिसिटी है वो भी कॉमन सी है, उनके बारे में इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता। जो मेन चीज है इसमें करने वाली वो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो आपने हर्पीज में सब कुछ भूल जाना है, लेकिन आपने इस ड्रग का नाम कभी नहीं भूलना। Acyclovir is the prodrug, first drug which is used against anti-herpes as an anti-herpes drug. ठीक है, निमोनिक मैं बताऊंगी एट द एंड ऑफ एंटी हर्पीज ड्रग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसे पहली ड्रग कौन सी है एंटी हर्पीज की, एसाइक्लोवीर। ठीक है, अब इसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। जितने भी आप लोगों ने वायरस के, अभी आप लोगों ने एंटीवायरल ड्रग्स पढ़नी है ना, हर्पीज की स्पेशली ड्रग पढ़नी है, उसमें आप लोगों ने सब कुछ भूल जाएं बेशक, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपने डीएनए पॉलीमरेज की इनहिबिशन नहीं भूलनी, क्योंकि जितने भी एंटी हर्पीज ड्रग्स हैं वो सब के सब डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भूल जाता है तो आपको जनरल वायरस में से जो एक चीज याद रहनी चाहिए वो ये डीएनए पॉलीमरेज याद रहना चाहिए। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, सोचें कि ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, अब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का तो पता होगा ना सबको, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो आते हैं, अब जो होस्ट सेल होता है ना उसके साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह पड़े हुए होते हैं। जब डीएनए पॉलीमरेज वो अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू सिंथेसाइज कर लेता है तो ये है डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम। तो न्यूक्लियोटाइड्स आके यहाँ पे बाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं और क्या करते हैं, डीएनए की स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होंगे और क्या बन जाएगा, इस तरह इसका स्ट्रैंड बन जाएगा। लेकिन ये एसाइक्लोवीर क्या करती है, ये एसाइक्लोवीर ये करती है कि यहाँ पे जहाँ पे सबस्ट्रेट ने, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स ने आके डीएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होना था, यहाँ पे आके खुद बैठ जाती है। ठीक है, अब मुझे बताएं यहाँ पे एसाइक्लोवीर ने आके इस सबस्ट्रेट की साइट को ब्लॉक कर दिया, अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स आके ज्वाइन होंगे और चेन बनाएंगे और डीएनए बन सकेगा, नहीं बन सकेगा। सो एसाइक्लोवीर क्या करती है, वो एक्ट करती है एज अ कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट फॉर द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वो क्या करेगी, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है जहां पे आके न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड हो रहे थे और उसका डीएनए बना रहे थे, यहाँ पे वो आके खुद बैठ जाएगी, ये साइट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। सो एज अ रिजल्ट क्या एक्शन होगा, वायरस का जो डीएनए बनना था ये अब नहीं बन सकेगा। इज इट क्लियर? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इजी है, ये समझ आई है, सबको समझ आई है। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात इसकी ये होती है कि अब ये देखो ना, ये तो हम लोगों ने ये जो काम किया ये तो हम लोगों ने न्यू डीएनए नहीं बनने दिए उसके, ये हमने न्यू डीएनए की सिंथेसिस नहीं होने दी। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि हम लोगों ने जब ड्रग दी, ड्रग देने से पहले ही वायरस ने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया था और अपनी डीएनए की मैनी कॉपीज बना ली थी। अब ये जो मैनी कॉपीज बनी थी ये तो जाके अपने आप को जो है रिलीज करवा के इन्फेक्शन कॉज करवा सकती हैं। हाँ, जरूर न्यू कॉपीज उसकी डीएनए की नहीं बनेगी, लेकिन दवाई देने से पहले जो उसने ऑलरेडी अपनी कॉपीज बना ली थी डीएनए की, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट हो ना होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। सो एसाइक्लोवीर सिर्फ और सिर्फ न्यू डीएनए को सिंथेसाइज होने से प्रिवेंट नहीं करती, मतलब सिर्फ इस साइट को ब्लॉक नहीं करती, बल्कि ये अगर होस्ट का सेल है और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ऑलरेडी फॉर्म डीएनए के स्ट्रैंड्स पड़े हुए हैं, ये क्या करती है, उनके एंड्स के ऊपर जाके लग जाती है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे बाइंड हो जाएगी और इस डीएनए जो ऑलरेडी सिंथेसाइज डीएनए होगा उसको भी जाके ब्लॉक कर देगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, चेन की टर्मिनेशन हो जाएगी। ये जो डीएनए की चेन बनी थी, न्यूक्लियोटाइड की चेन, जो ऑलरेडी फॉर्म न्यूक्लियोटाइड की चेन थी उसकी भी टर्मिनेशन हो गई और नया न्यूक्लियोटाइड जो था, नया डीएनए का मॉलिक्यूल जो था वो भी नहीं बन रहा। अब किसी भी तरीके से वायरस जो होगा वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करवा सकेगा। इज इट क्लियर?
जब कभी ये साइक्लोवीर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, आपने ये दोनों पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं कि इट एक्ट एज अ कॉम्पिटेटिव सबस्ट्रेट फॉर द डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये मेंशन करनी होती है कि ये चेन टर्मिनेशन करवा देती है आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन इनटू द वायरल डीएनए। ये जो रेड में है ये वायरल डीएनए था, और ये जो है येलो कलर में ये आके ए साइक्लोवीर अटैच हो गई। एज अ रिजल्ट इस वायरल डीएनए की भी चेन टर्मिनेशन हो गई, ये चेन टर्मिनेट हो गई है। अब ये चेन, इसके एंड जो हैं वो एबल नहीं है कि वो जाके रेप्लिकेट हो सके और वायरस की कॉपीज बना सके। सो इज इट क्लियर? सबको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आया है? बताएं मुझे ए साइक्लोवीर किन दो स्टेप्स के थ्रू इनहिबिट करती है वायरस की रेप्लिकेशन को? इनहिबिट करती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करती है। दूसरा, एज अ चेन टर्मिनेशन करवा देती है ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड डीएनए को बाय इनकॉर्पोरेटिंग इनटू द वायरल डीएनए। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ए साइक्लोवीर थी इज अ वेरी गुड ड्रग, ठीक है। लेकिन इसका ना एक ड्रॉबैक होता है। जिस तरह आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि जिस तरह आप लोगों ने टीबी की ड्रग पढ़ी थी आइसोनियाजिड, इसको भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। और भी आप लोगों ने ऐसी ड्रग्स पढ़ी थी जो कि इनएक्टिव होती हैं जब हम उनको बॉडी में ओरली देते हैं, लेकिन आफ्टर एंटरिंग इनटू द बॉडी या तो वो किसी अपना एंजाइम यूज करेंगी या फिर वो क्या करेंगी, किसी पैरासाइट या फिर ऑर्गेनिज्म का एंजाइम यूज करेंगे और अपने आप को एक्टिवेट करवाएंगे, जिस तरह मिट्रोनिडाजोल फेरिडोक्सिन प्रोटीन से एक्टिवेट होती थी। ऐसे ही था ना? इसी तरह ए साइक्लोवीर जो होती है इसका भी कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ए साइक्लोवीर को जब हम बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं तो ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती, ये बिल्कुल इनएक्टिवेट होती है। ये क्या करती है, सबसे पहले ये होस्ट का सेल था, ठीक है। यहाँ पे जो है वायरस पड़ा हुआ है और ये जो है ए साइक्लोवीर इसके अंदर एंटर हुई। जब ए साइक्लोवीर यहाँ पे एंटर हुई तो सबसे पहले ये क्या करेगी, इस वायरस से एक एंजाइम लेगी जिसका नाम है थाइमिडीन काइनेज एंजाइम टीके, और अपने आप को एक्टिवेट करेगी इनटू मोनोफॉस्फेट फॉर्म, ठीक है। ए साइक्लोवीर एंटर हुई, इसने वायरस का एक एंजाइम लिया थाइमिडीन काइनेज एंजाइम और अपने आप को एक्टिवेट कर लिया इनटू द मोनोफॉस्फेट फॉर्म। उसके बाद ये ड्रग क्या करती है, हमारे साइटोप्लाज्म में जो होस्ट सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर होता है एंजाइम होस्ट काइनेज। ये इस एंजाइम को यूज करेगी और अपने आप को डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेगी। अब ये जो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म ऑफ ए साइक्लोवीर है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ ए साइक्लोवीर। ये जो फॉर्म है ये ही जो है यही डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। किस तरह? डीएनए पॉलीमरेज के साथ सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करके, और यही ट्राइफॉस्फेट फॉर्म जो होती है वो ऑलरेडी फॉर्म डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करके चेन की टर्मिनेशन करवाएगी। ए साइक्लोवीर को अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए वायरस के एंजाइम की जरूरत होती है और होस्ट के एंजाइम की भी जरूरत होती है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ए साइक्लोवीर। जब तक ये एक्टिवेट नहीं हो जाती तब तक ना ही ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ब्लॉक कर सकती है, ना ही ये चेन टर्मिनेशन करवा सकती है। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ए साइक्लोवीर टू परफॉर्म इट्स एक्शन कि ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट हो, और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, वायरस का कौन सा एंजाइम चाहिए? बताएं मुझे चैट बॉक्स में। थाइमिडीन काइनेज टीके एंजाइम चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है बात सबको? ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट अब हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से समझ लिया, हमने इसकी एक्टिवेशन का प्रोसेस भी देख लिया। नेक्स्ट जो हम लोगों ने करना है वो इसके क्लिनिकल यूजेस हैं। अब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये हर्पीज वायरस के अगेंस्ट यूज होता है, ठीक है। सो ये इसका क्लिनिकल यूज बहुत सिंपल है, ये HSV1 के अगेंस्ट भी यूज होगा, HSV2 के अगेंस्ट भी यूज होगा। इट मीन्स के जो अबव द वेस्ट इन्फेक्शन होते हैं हर्पीज की वजह से उनको भी ये ट्रीट करता है, जो बिलो द वेस्ट इन्फेक्शन होते हैं हर्पीज की वजह से ये उनको भी ट्रीट करता है। इसके अलावा जो एड्स के पेशेंट होते हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, मैंने अभी बताया उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो ये जो हर्पीज का इन्फेक्शन होता है ये लेटेंसी स्टेज में जब चला जाता है तो जैसे ही इम्यूनिटी वीक होगी ये इन्फेक्शन आके कॉज करवा देगा। तो हमें बहुत ज्यादा खतरा है कि एड्स के पेशेंट में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर हर्पीज का इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता, हमारी एज में ना हमें बचपन में ही कहीं ना कहीं जरूर हर्पीज का इन्फेक्शन हुआ होता है, ठीक है। सो एहतियातन हमें ऐसे लोगों को प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग देनी पड़ती है, तो हम एसाइक्लोवीर देते हैं। इसके अलावा ये ड्रग जो होती है हर फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है। एसाइक्लोवीर को आप एज अ टॉपिकल फॉर्म यूज कर सकते हैं जेनिटल्स के ऊपर, इसकी ओरल फॉर्मुलेशन प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा इसकी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रेजेंट होती है। अगर किसी को इंसेफ्लाइटिस का इन्फेक्शन हो जाए या बच्चों के अंदर HSV का इन्फेक्शन हो जाए जो कि ओरल फॉर्मुलेशन इनटेक नहीं कर सकते, तो हम बच्चों के अंदर एसाइक्लोवीर का इंजेक्शन लगा देते हैं। सो दिस इज द क्लिनिकल यूज। अगर इसका क्लिनिकल यूज आता है तो आप लोग लिखेंगे HSV1, HSV2 एज अ प्रोफाइलैक्सिस इन एड्स एंड इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट, और आईवी फॉर्मुलेशन में बच्चों में और इंसेफ्लाइटिस के लोगों में यूज हो जाती है। ऑब्वियसली जब सीवियर herpes का इन्फेक्शन होगा तो वो पर्सन ओरल फॉर्मुलेशन तो इनटेक नहीं कर सकता, सो हमें एहतियातन उसको आईवी इंजेक्शन लगाना पड़ता है। सबको क्लिनिकल यूजेस समझ आ गई हैं? सब बच्चे मुझे बताएं चैट बॉक्स में। जिन जिन स्टूडेंट्स का नेट की वजह से शायद लीव हो गया, अगर आप लोग उनको मैसेज कर सकें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। अब आई थिंक नेट सही चल रहा है, ठीक है। तो हमने इसका क्या कर लिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, इसके क्लिनिकल यूजेस देख लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रेजिस्टेंस की। ऐसा कैसे हो सकता है कि वायरस जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है, हमने उसके अगेंस्ट एक प्रो ड्रग दी और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा ना करे वायरस। सो वायरस के लिए साइक्लोवीर रेजिस्टेंस पैदा करना इज वेरी इजी। किस तरह? वायरस को पता चल गया कि ये जो चीज आती है मेरी मतलब सेल के अंदर, ये क्या करती है, ये मेरे इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ आके अटैच होती है और इस पाथवे को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से मेरा जो है डीएनए नहीं बन पा रहा, ठीक है। अब अच्छा बेटे, मैं मोनोफॉस्फेट वाली बात दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक बार हम रेजिस्टेंस कर लें फिर एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। सो तो वायरस क्या करता है, वायरस पहले जो इसका ये वाला ऐसे स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर इस तरह का सबस्ट्रेट था जिसके ऊपर एसाइक्लोवीर ने आके अटैच होना था, वायरस अपने इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर लेता है। अब एसाइक्लोवीर आती है लेकिन वो इस एक्टिव साइट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती, और रिकॉग्नाइज नहीं जब कर पाएगी तो क्या होगा, वो एसाइक्लोवीर जो है इसकी सबस्ट्रेट के साथ एज अ इसकी सबस्ट्रेट साइट के साथ बाइंड ही नहीं होगी, और जब तक एसाइक्लोवीर यहाँ पे बाइंड नहीं होगी तब तक ना ये पाथवे ब्लॉक होगा ना ही उसकी डीएनए सिंथेसिस ब्लॉक होगी। सो क्या होता है, वायरस अपने डीएनए पॉलीमरेज के अंदर चेंज कर सकती है। दूसरी बात, वायरस को पता चला जैसे ही ये ड्रग साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होती है, ये सबसे पहले मेरा जो है थाइमिडीन काइनेज एंजाइम है इसको यूज करती है। वायरस कहता है क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं अपना थाइमिडीन काइनेज एंजाइम ही बनाना बंद कर दूं, ना मैं ये एंजाइम बनाऊंगा ना ये ड्रग एक्टिव होगी ना ही अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो वायरस क्या करता है, अपनी थाइमिडीन काइनेज एंजाइम की सिंथेसिस को ही बंद कर देता है। जब ये एंजाइम नहीं होगा तो एसाइक्लोवीर की एक्टिवेशन नहीं हो सकेगी इनटू द मोनोफॉस्फेट, और जब ये एक्टिवेट नहीं होगा इनटू द मोनोफॉस्फेट सो इट डज नॉट परफॉर्म इट्स एक्शन। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि
वायरस जो होता है अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है अगेंस्ट द एसाइक्लोवीर। इज दिस क्लियर? उसके बाद इसमें से जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, मैं आपको सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता दूं कि अगर एंटी हर्पीज के एडवर्स इफेक्ट्स लिखने के लिए आ जाएं, ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। क्योंकि सबसे पहली बात, एक तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। अगर एक ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है तो वो सीएनएस के इफेक्ट्स देगी कि नहीं देगी? देगी कि नहीं देगी? देगी। हमें सबसे पहले क्या होता है? डिलीरियम, ट्रेमर्स एंड सीजर्स। आप कोई भी एंटी हर्पीज ड्रग देखेंगे वो सब के सब सीएनएस को पेनिट्रेट कर जाती हैं और वहां जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं अगर हम इनको बहुत ज्यादा अमाउंट में देना स्टार्ट कर दें। इनकी वजह से सीएनएस के इफेक्ट आते हैं। दूसरी बात, जितनी भी एंटी हर्पीज ड्रग हैं उनका रूट ऑफ एक्सक्रीशन जो है थ्रू यूरिन है। किसके थ्रू एक्सक्रीट होती हैं? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। अगर कोई ड्रग, अगर हम एंटी हर्पीज ड्रग जो है एक्सेसिव अमाउंट में देंगे तो वो बहुत ज्यादा किडनी से एक्सक्रीट आउट होंगी। एज अ रिजल्ट वो हमारी किडनीज को डैमेज कर देंगी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करवा देंगी। इसलिए जब आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा तो आपने एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में ये दो बातें जरूर याद रखनी है कि ये सीएनएस को पेनिट्रेट कर सकती हैं, तो ये क्या करेंगी? सीएनएस के एडवर्स इफेक्ट्स देंगी। ये यूरिन से एक्सक्रीट आउट होती हैं तो ये क्या करेंगी? नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकती हैं और हाइपोटेंशन भी हो जाती है इनकी वजह से। these are all the adverse effects of acyclovir and of almost all the anti-herpes drugs. Is it clear? सबको क्लियर है? एसाइक्लोवीर ही सिर्फ ऐसी ड्रग थी जिसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना था। अब जितनी भी बाकी सब ड्रग्स होंगी उनको हम वन बाय वन डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सबके ऑलमोस्ट क्लिनिकल यूजेस सेम है। नहीं, आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि सीएनएस टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ऑब्वियसली आपने अगर मार्क्स ग्रैब करने हैं तो आप लिखेंगे डिलीरियम होंगे, ट्रेमर्स आएंगे, सीजर्स आएंगे। ये तीन बातें हम मेंशन कर दें। अगर नहीं याद आ रहा तो हाँ, फॉर द सेफ साइड आप सीएनएस टॉक्सिसिटी लिख दें। ठीक है, अच्छा, तो हमने इसके एडवर्स इफेक्ट्स कर लिए। एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो सबके लिए कॉमन है। सब ऑलमोस्ट सब जितनी भी एंटी हर्पीज ड्रग्स हैं सेम एडवर्स इफेक्ट्स देती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप सबको क्लियर है और उसके बाद इसकी क्लिनिकल यूजेस भी क्लियर है। हमने रेजिस्टेंस भी कर ली। अब हम वन बाय वन नेक्स्ट ड्रग्स पढ़ेंगे। वेलासाइक्लोवीर, नेक्स्ट ड्रग कौन सी है? वेलासाइक्लोवीर। अच्छा बेटे, मोनोफॉस्फेट वाली बात ये थी कि जो एसाइक्लोवीर होती है वो इनएक्टिव होती है। ठीक है, सबसे पहले जब ये एंटर होती है होस्ट सेल के अंदर तो ये वायरस का थाइमिडीन काइनेज एंजाइम यूज करती है और अपने आप को एक्टिवेट करती है इनटू द मोनोफॉस्फेट फॉर्म। जब ये मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है फिर ये होस्ट का काइनेज एंजाइम यूज करती है और अपने आप को डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करती है। अल्टीमेटली एसाइक्लोवीर की जो एक्टिव फॉर्म है वो ये ट्राइफॉस्फेट है, जिसको स्टार्ट होने के लिए वायरस का थाइमिडीन काइनेज एंजाइम चाहिए। और ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म जो है फिर डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी और चेन टर्मिनेशन करवाएगी। अकेली एसाइक्लोवीर कुछ नहीं कर सकती, इसको अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। और कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहला एंजाइम जो इसको चाहिए होता है वो वायरस का चाहिए होता है। ठीक है, अब क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ी एसाइक्लोवीर विच इज अ प्रो ड्रग। अब एसाइक्लोवीर एक प्रो ड्रग थी। ऑब्वियसली हमने इससे बेहतर दवाइयां बनानी है जिनकी हाफ लाइफ थोड़ी सी ज्यादा हो, जो प्लाज्मा में थोड़ा सा ज्यादा रह सकती हो और जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सेम ही होगा लेकिन उनका एक्शन थोड़ा सा ज्यादा इनहेंस हो। सही है, तो हमने क्या किया, हमने एक और ड्रग बनाई विच इज वेलासाइक्लोवीर। वेलासाइक्लोवीर क्या करती है? वेलासाइक्लोवीर बॉडी में एंटर होती है, लिवर में जाती है, लिवर के मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू एसाइक्लोवीर। अब इस ड्रग को देने का फायदा क्या था? ये जो है कि 3 से 5 गुना ज्यादा जो है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है।
एसाइक्लोवीर से। सो ये 3 से 5 गुना ज्यादा टाइम जो है वो प्लाज्मा में रह सकती है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल जो एसाइक्लोवीर थी वो 2 से 4 घंटे के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक्शन परफॉर्म करती थी। हमने वेलासाइक्लोवीर दी, कन्वर्ट इसने भी एसाइक्लोवीर में होना है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हैं कि इसकी हाफ लाइफ ज्यादा है। तो अगर वेलासाइक्लोवीर 10 घंटे के लिए बॉडी में थी, एसाइक्लोवीर 10 घंटे के लिए बॉडी में थी, तो वेलासाइक्लोवीर 15 घंटे के लिए बॉडी में रहेगी। इस तरह हमें बार बार दवाई नहीं देनी पड़ती। सो एसाइक्लोवीर की निस्बत वेलासाइक्लोवीर अब ज्यादा अच्छी ड्रग है। ठीक है, नेक्स्ट आती है ड्रग पेनसाइक्लोवीर। जो पेनसाइक्लोवीर होती है इसका भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि एसाइक्लोवीर का था। क्या है? इसको पेनसाइक्लोवीर एंटर होगी, इसको वायरस का टीके एंजाइम चाहिए फॉर इट्स एक्टिवेशन। टीके के बाद ये होस्ट का काइनेज यूज करेगी और अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी इनटू द ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। नहीं, बिफोर कन्वर्जन ये अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करती। आफ्टर हिपैटिक मेटाबॉलिज्म ये एसाइक्लोवीर में कन्वर्ट होगी और तभी अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। अच्छा, सो जो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म होती है ये इनहिबिट कर देगी डीएनए पॉलीमरेज को। यहाँ पे इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज इसलिए ज्यादा मेंशन किया हुआ है क्योंकि जो हर्पीज वायरस होता है ना, ये डीएनए वायरस होता है। अभी जब आप लोग माइक्रो की वायरोलॉजी को स्टडी करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि जो हर्पीज वायरस होता है वो डीएनए वायरस होता है। ठीक है, सो हम लोगों को ऐसी ड्रग चाहिए जो उसकी डीएनए पॉलीमरेज को खत्म कर दे। तो पेनसाइक्लोवीर डीएनए पॉलीमरेज को जाके इनहिबिट कर देता है। ठीक है, ये देखें, ये है डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे पेनसाइक्लोवीर आएगी और यहाँ पे आके इसको ब्लॉक कर देगी। ये तो काम कर दिया, लेकिन वो जो हमने दूसरा काम किया था ना कि ऑलरेडी फॉर्म्ड अगर डीएनए है वायरस का, उसकी चेन टर्मिनेशन करवाती थी एसाइक्लोवीर। ये ड्रग वो काम नहीं कर सकती। अगर वायरस ने अपनी रेप्लिकेशन, अपनी कॉपीज बना ली हैं डीएनए की, तो ये वो वाली डीएनए की कॉपीज जो होंगी रेप्लिकेट होके हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगी। क्योंकि पेनसाइक्लोवीर का एक ड्रॉबैक ये है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज के अगेंस्ट है। ऑलरेडी फॉर्म डीएनए मॉलिक्यूल्स को ये टर्मिनेट नहीं करती। So this is the oftenly occurring MCQ in your prof, in your stand-ups, in your test, कि which of the following drug does not cause chain termination। ये prof का भी MCQ है। So all the anti-herpes drugs जो होती हैं वो chain termination cause करवाती हैं। Only one drug does not cause chain termination। और उस ड्रग का नाम क्या है बताएं आप सब मुझे। क्या नाम है इस ड्रग का जो चेन टर्मिनेशन नहीं करवाती? पेनसाइक्लोवीर। शाबाश। अच्छा, ये पेनसाइक्लोवीर हो गई। अभी तक हमने एसाइक्लोवीर पढ़ी है, ठीक है, उसके बाद हमने वेलासाइक्लोवीर पढ़ी थी, फिर पेनसाइक्लोवीर पढ़ी। ये सब की सब जो थी ये HSV1 और HSV2 के अगेंस्ट यूज हो रही थी। उसके बाद आती है फैमसाइक्लोवीर। जिस तरह हमने पढ़ा था कि वेलासाइक्लोवीर होती है हिपैटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू कन्वर्ट एसाइक्लोवीर में, इसी तरह ही जो फैमसाइक्लोवीर है वो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म से पेनसाइक्लोवीर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और फिर ये जो होगी हर्पीज वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव होगी। इज इट क्लियर? ये कभी कभी आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि फैमसाइक्लोवीर एक्टिव होके किसमें कन्वर्ट होगी, वेलासाइक्लोवीर एक्टिवेट होके किसमें कन्वर्ट होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेस दे रही हूँ इस बात के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है डुकोसानोल। मैंने आपको पीछे जब हम लोगों ने ये वाली डायग्राम की तो मैंने आपको बताया था कि हम ये भी कर सकते हैं कि वायरस को एंटर ही ना होने दें। सो कोई ऐसी ड्रग है जो वायरस को एंटर ही ना होने दे? तो जो अब हमने ड्रग पढ़नी है वो है डुकोसानोल। ये क्या करती है, जैसे ही यहाँ पे आके वायरस को एंटर ही नहीं होने देती। जब वायरस की अंदर एंट्री ही नहीं होगी तो ना ही ये सारा प्रोसेस होगा, ना ही वायरस रेप्लिकेट करेगा और ना ही इन्फेक्शन कॉज करवाएगा। सो डुकोसानोल ऐसी ड्रग है जो कि यूज होती है, किसके लिए यूज होती है? वायरस की एंट्री को प्रिवेंट करती है। और देखें
ये वाली ड्रग बेसिकली कहाँ यूज होती है, किसी को जेनिटल्स वगैरह के ऊपर अगर कोई वेसिकल्स वगैरह बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर जो है इस ड्रग को टॉपिकली लगा लेते हैं। अब सरफेस के ऊपर लगाने से क्या होगा, मजीद अगर कोई वायरस जो है अपना इन्फेक्शन कॉज करवाना चाहेगा तो वो नहीं करवा सकेगा। ठीक है, इससे एक फायदा ये होता है कि मजीद वायरस की एंट्री नहीं होगी। दूसरा ये होगा कि आपका हीलिंग टाइम भी जो है वो जल्दी हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जो आपका इन्फेक्शन था या वेजिकल था या पेप्यूल था वो जल्दी हील हो जाएगा, क्योंकि अब मजीद वायरस जो है उसको आके खराब नहीं कर रहा। सो डोकोसानोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किसको प्रिवेंट करता है? बताएं आप सब मुझे। वायरस की एंट्री नहीं होने देता। ठीक है, अच्छा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी ड्रग है वो है गैनसाइक्लोवीर। अभी तक आपने पीछे जितनी भी ड्रग्स पढ़ी है ना, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये था कि ये HSV1 और HSV2 के अगेंस्ट यूज होती थी। ठीक है, लेकिन जो गैनसाइक्लोवीर है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा ब्रॉड है। ये HSV इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी यूज हो जाती है और ये साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट भी यूज हो जाती है। अगर किसी पर्सन को साइटोमेगालो वायरस है तो हम फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग उसको गैनसाइक्लोवीर देंगे। काम इसका भी यही है, इसने जाके डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करना है, लेकिन किसके डीएनए पॉलीमरेज को, साइटोमेगालो वायरस के और HSV वायरस के। ये भी एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है कि साइटोमेगालो वायरस को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग देंगे, इट इज गैनसाइक्लोवीर। अच्छा, आप लोगों से कभी भी इसमें ड्रग ऑफ चॉइस नहीं पूछा जाता, क्योंकि इतनी ज्यादा ड्रग्स होती हैं और हर ड्रग एक दूसरे से बढ़ के ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसकी हमेशा हर्पीज में से आपसे हमेशा लिस्ट ही मांगी जाती है ड्रग्स की। इस बारे में परेशान नहीं होना कि ड्रग ऑफ चॉइस बता दें। हाँ, अगर उन्हें कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स बताए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने साइटोमेगालो वायरस कह दिया है और आप लोग जो हैं उसमें पेनसाइक्लोवीर और एसाइक्लोवीर दे रहे हैं विच आर नॉट अफेक्टिंग अगेंस्ट द CMV वायरस, तब तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसका आंसर सही लिखते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स क्लिनिकल यूज, तो फिर आपका कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद गैनसाइक्लोवीर भी चेन टर्मिनेशन करवाती है। हर्पीज जूस्टर, हर्पीज सिंप्लेक्स में मैंने अभी आपको बेटे एक्सप्लेन किया था कि जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस होता है, अगर HSV1 है तो वो अबव द वेस्ट, मतलब आपकी ओरल कैविटी में, आईज में इंफेक्शन करवाएगा। अगर HSV2 है तो वो बिलो द वेस्ट, जेनिटल्स के ऊपर इंफेक्शन करवाएगा। और जो हर्पीज जूस्टर वायरस होता है ये पूरी बॉडी के ऊपर आपके वाटर फील्ड वैक्यूल्स बना देता है। जिस तरह बच्चों को छोटे होते चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हर्पीज जूस्टर वायरस की वजह से हो रहा होता है। अब क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जो गैनसाइक्लोवीर है इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो यही है कि इसकी ना ओरल बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। गैनसाइक्लोवीर की ओरल बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 10% होती है। तो हम कभी भी इसको प्रेफर नहीं करते ओरली देना। हमेशा हम इसको क्या करते हैं, या तो इंट्रावीनसली यूज करते हैं या फिर क्या करते हैं टॉपिकल यूज करते हैं या इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स यूज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि ये CMV वायरस के अगेंस्ट यूज होती है। ठीक है, CMV वायरस दो चीजें करवाता है, या तो आंखों में रेटिनाइटिस करवा सकता है या फिर CNS में एंसेफ्लाइटिस करवाता है। ठीक है, तो आईज में इंफेक्शन करवा सकता है या फिर CNS का इंफेक्शन करवा सकता है। इसलिए हमें या तो अगर CNS का इंफेक्शन है तो हमें IV फॉर्म में देना पड़ेगा, और अगर आईज का इंफेक्शन है तो हम इंट्रा ओक्यूलर रूट के थ्रू इसको देते हैं ताकि CMV रेटिनाइटिस ट्रीट हो जाए। ओके, और इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए इसको कभी भी ओरल फॉर्मुलेशन में प्रेफर नहीं किया जाता। उसके बाद जो गैनसाइक्लोवीर थी वो एक प्रो ड्रग थी। अब हमने जिस तरह पीछे फैम साइक्लोवीर को पेन साइक्लोवीर में कन्वर्ट किया था, इसी तरह ही जो वेल्गा साइक्लोवीर होती है वो भी हिपैटिक मेटाबॉलिज्म करती है और जाके गैन साइक्लोवीर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वेल्गा साइक्लोवीर क्या करेगी, गैन साइक्लोवीर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वेल्गा साइक्लोवीर बनाने का रीजन क्या थी, मैंने आप लोगों को बताया कि जो गैन साइक्लोवीर थी वो उसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम थी। हमने वेल्गा साइक्लोवीर बना ली, इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसलिए ये फिर हम यूज कर सकते हैं ओरली भी, जिन पेशेंट्स में हम IV फॉर्मुलेशन या फिर इंट्राओक्यूलर रूट से नहीं दे सकते। इज इट क्लियर?
समझ आई है इस चीज की? ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा मुझे अब ये बताएं कि वेलासाइक्लोवीर किस में कन्वर्ट होती थी? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट सबके ही सेम है, क्योंकि हर किसी जितनी भी अभी हमने ड्रग पढ़ी है ना, ये देखिए आपको अगर यहाँ पता चलो, ए साइक्लोवीर, पेन साइक्लोवीर एंड गैन साइक्लोवीर, इन तीनों ड्रग्स को थाइमिडीन काइनेज एंजाइम चाहिए फॉर देयर एक्टिवेशन। सो इन तीनों ड्रग्स के अगेंस्ट तो वायरस एक ही तरह से अपनी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसलिए इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जो अच्छा वेलासाइक्लोवीर ए साइक्लोवीर में कन्वर्ट होती थी, फैम साइक्लोवीर किस में कन्वर्ट होती थी? फैम साइक्लोवीर पेन साइक्लोवीर में कन्वर्ट होती थी। मुझे ये बताएं कि विच ऑफ द एंटी हर्पीज ड्रग डज नॉट कॉज चेन टर्मिनेशन? पेन साइक्लोवीर। ठीक है, गैंस सीएमवी के अगेंस्ट कौन सी ड्रग इफेक्टिव है? शाबाश, गैन साइक्लोवीर इफेक्टिव है। और वेल्गा साइक्लोवीर किस में कन्वर्ट होती है? गैन साइक्लोवीर में। ठीक है, अब अब हमारे पास क्या हुआ, हमने ऐसी सारी ड्रग्स बनाई जो कि बहुत इफेक्टिव थी, लेकिन इन सब का एक ड्रॉबैक था, इन सबको वायरस का थाइमिडीन काइनेज एंजाइम चाहिए था फॉर देयर एक्टिवेशन। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली यूज करते 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 इन सब ड्रग से रेजिस्टेंस पैदा हो गई। अब हमारी कोशिश थी हम कुछ ऐसी ड्रग बनाएं जो कि इफेक्टिव हो, एक्टिव हो, और उसको जाके वायरस का थाइमिडीन काइनेज एंजाइम यूज ना करना पड़े। सो हमने कौन सी ड्रग बनाई? हमने ड्रग बनाई सीडोफोवीर। इसने किया, हर चीज को साइड लाइन कर दिया। इसने कहा तुम सब साइड पे हो जाओ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं वायरस का थाइमिडीन काइनेज एंजाइम यूज नहीं करूंगा। वो सीडोफोवीर क्या कहती है बेटे, पेन साइक्लोवीर को टीके की जरूरत, अच्छा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सीडोफोवीर कहता है कि मुझे वायरस तुम्हारे टीके की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीडोफोवीर क्या करता है, बॉडी के अंदर एंटर होता है, बगैर टीके यूज किए ऑफ द वायरस, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल का काइनेज एंजाइम यूज करेगा और अपने आप को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जाके डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देगा। इज इट क्लियर? सो सीडोफोवीर एक ऐसी ड्रग है जो कि वायरस के टीके को यूज नहीं करती, सिर्फ होस्ट के टीके को यूज करती है और अपने आप को एक्टिवेट कर लेती है। सो वायरस ने जो बहुत ज्यादा तेजी की थी थाइमिडीन काइनेज को सिंथेसिस बंद करके कि मैं इनकी एक्टिवेशन ही नहीं होने दूंगा, अब वायरस के अगेंस्ट हमने क्या किया, सीडोफोवीर बना ली। लेकिन वायरस तो अभी भी तेज था, उसने क्या किया था, उसने सिर्फ और सिर्फ टीके तो बंद नहीं किया था, बल्कि उसने क्या किया था, अपनी इस एक्टिव साइट के अंदर भी चेंजिंग्स कर ली थी, जिसकी वजह से ये ड्रग आके इसके साथ बाइंड होना बंद हो गई थी। तो क्या हमारे पास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पैदा हो गई। अब हमें कोई ऐसी ड्रग चाहिए जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, ना वायरस का ना होस्ट सेल का, हमें कुछ ऐसी ड्रग भी बनानी थी। हमने क्या किया, हमने फोस्कारनेट बना ली। फोस्कारनेट इज द बेस्ट ड्रग जो कि यूज होती है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ना इस ड्रग को वायरस के टीके की जरूरत है, ना इस ड्रग को होस्ट के टीके एंजाइम की जरूरत है, और ये ना ही सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है, बल्कि ये आरएनए पॉलीमरेज को भी इनहिबिट कर देती है, और ये एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है उसको भी इनहिबिट कर देती है। और ये एक ऐसी ड्रग है जिसके अगेंस्ट अभी तक वायरस जो है वो रेजिस्टेंस भी पैदा नहीं कर पाया। सो दिस इज द बेस्ट ड्रग, जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती तब हम फोर्स कार्नेट जो है वो देते हैं, और इसको
एक्टिवेट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म में होती है और जाके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा ये सिर्फ हर्पीस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होगी, बल्कि ये देखें आरएनए पॉलीमरेज को भी इनहिबिट कर दिया, तो जितने भी आरएनए वायरसेस होंगे ये उनको भी किल कर देगी। इसके अलावा जो एचआईवी वायरस होता है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ये उसको भी किल कर देगी। एम आई क्लियर? इसको फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि अगर इसको हमने एज अ फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस दे दिया तो हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर इसकी रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। तो इतनी अच्छी ड्रग को कभी भी हम एज अ फर्स्ट चॉइस मतलब इस तरह नहीं देंगे। हाँ, जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, पेशेंट किसी भी चीज से ट्रीट नहीं हो रहा, तब हम इस ड्रग को प्रेफर करेंगे एज अ लास्ट डिच स्टैंड। ठीक है, इसकी क्लिनिकल यूज क्या है कि ये इफेक्टिव होती है अगेंस्ट ऑल द रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी वही हैं, मैंने आपको बताया था ये सब की सब सीएनएस को पेनिट्रेट कर सकती हैं। सो दे कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, दे कॉज डिलीरियम, सीजर्स एंड अदर सीएनएस साइड इफेक्ट्स। इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं क्योंकि इन सब का रूट ऑफ एक्सक्रीशन जो होता है वो यूरिन के थ्रू होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, सीडोफोवीर के बारे में ना आपसे एक बात पूछी जाती है, वो होती है इसके क्लिनिकल यूजेस। सीडोफोवीर एक ऐसी ड्रग है जो कि सिर्फ और सिर्फ हर्पीज के अगेंस्ट यूज नहीं होती, बल्कि इसके ना अदर वायरसेस के अगेंस्ट भी थेराप्यूटिक इफेक्ट्स देखे गए हैं। इसलिए कभी कभी टीचर्स आपसे सीडोफोवीर के क्लिनिकल यूजेस इनलिस्ट करवा लेते हैं, विच आर दीज 5 यूजेस। हर्पीज के अगेंस्ट यूज होगी सिंप्लेक्स वायरस, सीएमवी के अगेंस्ट यूज होगी एडिनो वायरस होता है, ये जो फ्लू हो जाता है इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक का वायरस होता है। ठीक है, फिर होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है ये जो आपके वार्ड्स नहीं बन जाते स्किन के ऊपर, एक्सेसिव स्किन की ग्रोथ हो जाती है जिसको मोके कहते हैं, तो ये उसके अगेंस्ट भी यूज होता है। इसके अलावा जितनी भी रेजिस्टेंट स्ट्रेन होती हैं अगेंस्ट द ए साइक्लोवीर एंड गैन साइक्लोवीर, जो कि थाइमिडीन काइनेज एंजाइम ऑफ द वायरस की वजह से रेजिस्टेंट हो गई थी, उनके अगेंस्ट भी सीडोफोवीर यूज हो जाता है। क्योंकि सीडोफोवीर जो होता है ऐसा ड्रग है जिसको थाइमिडीन काइनेज ऑफ द होस्ट वायरस की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी हर्पीज ड्रग्स। अब हम इनकी ड्रग्स को याद करने के लिए एक निमोनिक देखते हैं। अगर आप लोगों को सूटेबल लगता है तो आप इस निमोनिक के थ्रू याद कर लें, अगर आपको किसी और निमोनिक से याद होता है तो आप अपने निमोनिक से याद कर लें। ठीक है, यहाँ पे बनाया हुआ निमोनिक क्लोवीर फैमिली। क्लोवीर जो है एक बॉय है, ठीक है, जो क्लोवीर है वो फैमिली के साथ पेंसी फॉरेस्ट वैली में गाना गाते साइकिल चला रहा था। ठीक है, सो क्लोवीर जो है वो हर किसी के एंड पे आएगा। फैमिली में बनता है फैम साइक्लोवीर, पेंसी से बनता है पेन साइक्लोवीर, फॉरेस्ट से बनता है फोस्कारनेट, वैली से बनेगा वेला साइक्लोवीर, गैन से बनेगा गैन साइक्लोवीर, और साइकिल तो होता है साइक्लोवीर। मतलब क्लोवीर और साइकिल ये तो हर ड्रग में आने हैं। याद आपने रखना है फैम, पेन, फॉरेस्ट, वैली एंड गाना। सो अब सब स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि ए साइक्लोवीर जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है और चेन टर्मिनेशन कॉज करता है। ठीक है, शाबाश। कौन सी ड्रग ऐसी है जो कि जिसको किसी भी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती फॉर देयर एक्टिवेशन? फोस्कारनेट। ठीक है, अगर कोई इंसान ए साइक्लोवीर और पेन साइक्लोवीर या गैन साइक्लोवीर से वो हो गया है, रेजिस्टेंट हो गया है, तब हम उस पर्सन को कौन सी ड्रग देंगे? शाबाश, सीडोफोवीर देंगे। अच्छा, इनकी जनरल टॉक्सिसिटी क्या होती है? सीएनएस की और नेफ्रो, हाइपोटेंशन भी करवा देते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसके अलावा इनके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं? ठीक है, अच्छा कोई बच्चा मुझे जल्दी से बताए सीडोफोवीर के क्लिनिकल यूजेस क्या हैं? एचएसवी के अगेंस्ट यूज होता है, सीएमवी के अगेंस्ट यूज होता है, और एडिनो वायरस,
ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और जितनी भी रेजिस्टेंट स्ट्रेन होती हैं एसाइक्लोवीर एंड गैनसाइक्लोवीर की, उन सब के अगेंस्ट यूज होगा. So is it clear about anti-herpes drugs? Anybody who has any confusion? किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ठीक है. एमसाइक्लोवीर चेन टर्मिनेशन करवा सकता है, इसके बारे में अभी कोई इतना स्पेसिफिक लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये करवा देते हैं. सिर्फ एक पेनसाइक्लोवीर होती है जो कि चेन टर्मिनेशन कॉज नहीं करवा रही होती, लेकिन क्योंकि फैम ने पेन में ही कन्वर्ट होना है तो ये भी नहीं करवा सकता. बल्कि इसका ना मैं आपको कंफर्म करके बता देती हूँ कुछ देर में. चलें बच्चे, मुझे बताएं कि हर्पीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है. लास्ट चॉइस ऑफ ड्रग हमारे पास होती है फोस्कारनेट. जल्दी से बताएं फिर हम लोग एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग स्टार्ट करें. अब तो नहीं गए सब स्टूडेंट्स? बस 20 मिनट का एंटी इन्फ्लुएंजा. ठीक है. थाइमिडीन काइनेज की लैक कर हो जाती है. दूसरा मैकेनिज्म क्या है, वायरस किस तरह रेजिस्टेंस डेवलप करता है, डीएनए पॉलीमरेज के अंदर चेंजिंग्स प्रोड्यूस करके. ठीक है बच्चों, आप लोग थक तो नहीं गए? इन्फ्लुएंजा वाला ना बहुत इंटरेस्टिंग है. फोस्कारनेट ही देंगे ऑल रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के लिए. स्टार्ट करें हम एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स. तो एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स जो होती हैं, सबको पता है इन्फ्लुएंजा क्या होता है, फ्लू करवा रहा होता है. देखो इसके नाम में भी फ्लू आता है. ठीक है, अगर कोई बच्चा भूल जाए ना इन्फ्लुएंजा क्या होता है, तो इसके नाम में भी फ्लू आता है. ये फ्लू करवा रहा होता है. आप लोग कहते हो ना कि सबको नजला हो रहा है, सबको फ्लू हो रहा है, वायरल फ्लू है, सबको ही हो जा रहा है. तो वो कौन सा भला होता है फ्लू? वो कौन सा वायरस होता है? वो यही एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ही होता है, जो हर साल सबको गर्मियां शुरू होने से पहले, सर्दियां स्टार्ट होने के बाद, मौसम बदल रहा है, सबको वायरल फ्लू हुआ है. हम लेमैन टर्म में ऐसे ही कहते हैं ना सर. सो वो जो होता है वो एंटी इन्फ्लुएंजा एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस होता है. अब बात बताने वाली ये है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं ना, ये ना दो तरह के होते हैं. ठीक है, इनकी भी दो टाइप्स हैं. एक होता है एक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस ए और एक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस बी. अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस बी है ना, ये ना सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक है फॉर द ह्यूमंस. ठीक है, ये ना किसी और स्पीशी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर फ्लू करवाता है. और ह्यूमंस के अंदर भी ना ये बहुत ज्यादा सीवियर फ्लू नहीं करवाता. मतलब ये ऐसा फ्लू होता है कि अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी स्ट्रोंग है तो उस पर्सन के अंदर जो है वो खुद ब खुद सेल्फ ट्रीट हो जाता है पर्सन. ठीक है, ये जो 3 दिन वाला नजला होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि 3 दिन में ठीक हो जाएगा, वो यही वाला होता है, इन्फ्लुएंजा बी वाला. और ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक होता है फॉर द ह्यूमंस. लेकिन कभी कभी अगर ये भी बिगड़ जाए ना तो ये भी सीवियर हो सकता है. ऐसी बात नहीं है कि ये सीवियर नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ऑलमोस्ट इतनी इम्यूनिटी होती है सबकी कि वो इसके अगेंस्ट जो होते हैं अपने आप को सेल्फ ट्रीट कर लेते हैं. लेकिन अगर कोई एड्स का पर्सन होगा या HIV वगैरह का, तो ऑब्वियसली उसके पास तो कुछ भी इम्यूनिटी नहीं है, तो उसके अंदर तो ये सीवियर ही इन्फेक्शन कॉज करवाएगा. दूसरा जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस ए. अब ये वाला जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये हर तरह की स्पीशी के अगेंस्ट इफेक्टिव है. फॉर एग्जांपल, ये बर्ड्स में भी फ्लू करवा देगा. ठीक है, ये क्या कहते हैं, एनिमल्स में भी फ्लू करवा देगा, जिस तरह पिग्स में करवा देता है. ठीक है, और ये ह्यूमंस में भी फ्लू करवा देता है. बर्ड्स में आप लोगों ने सुना होगा बर्ड फ्लू आ गया. चिकन मत खाओ बच्चों, बर्ड फ्लू आ गया. सुना होगा, चिकन सस्ता हो गया, बर्ड फ्लू आ गया. ऐसे ही होता है ना. अच्छा, उसके बाद हमारे अगर हम देखें पास्ट में, तो स्वाइन फ्लू आया था पिग्स का. ठीक है,
और ह्यूमंस में भी ये फ्लू करवा देता है। सो जो ए वाला है इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ये जो होता है बर्ड्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, सबके अंदर जो है वो फ्लू कॉज करवा देता है। इसलिए इन्फ्लुएंजा ए की वजह से जो स्प्रेड होती है डिजीज, वो उसकी वजह से पैंडेमिक्स आते हैं। जिस तरह इस टाइम कोरोना का पैंडेमिक आया हुआ है ना, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। तो हो सकता है कि हम लोगों ने कोई एनिमल बाहर से ट्रांसपोर्ट किया हो, या फिर क्या हो कि कोई बर्ड ऐसा हो जो हमारे पास आया हो, या हमने कहीं और से ट्रेवल किया हो और उस वाले एरिया में ये हो, तो हो सकता है किसी एनिमल से हमें वो लग जाए, हमसे किसी एनिमल को लग जाए, वो कहीं और जाए तो उसको स्प्रेड हो जाए। तो इस तरह इन्फ्लुएंजा ए वायरस के पैंडेमिक्स आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसका पैंडेमिक आया था। पैंडेमिक जो होता है वो पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया था वो ऑलमोस्ट। कि अभी आप लोग ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, ये आप सब माइक्रो में पढ़ेंगे। पैंडेमिक होता है जो सबसे ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, बहुत तेजी के साथ पूरी सारी जगह पे स्प्रेड हो जाता है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन जो है सिर्फ एक एरिया में स्पेसिफाइड है तो आप उसको कहते हैं एपिडेमिक, एंडेमिक, ठीक है, उसको कहते हैं एंडेमिक। और अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन किसी मुल्क में पूरे में फैल जाए या किसी एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट में फैल जाए, जैसे एशिया में फैल जाए, तो उसको कहेंगे एपिडेमिक। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाता है तो उसको कहते हैं पैंडेमिक, ठीक है। अच्छा, अब इन्फ्लुएंजा के बारे में हम लोगों ने इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लिया। अब इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। आप लोग जब माइक्रो पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसमें ना बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है जेनेटिक शिफ्ट की, जेनेटिक शिफ्ट एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अब ये दो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, ये तो आप लोग उधर ही पढ़ेंगे माइक्रो में। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता देती हूँ कि इनकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है जीन की, और इतनी तेजी से इनके अंदर म्यूटेशन होती है कि हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस की एक न्यू स्ट्रेन आ जाती है। सो इसके अगेंस्ट अगर हम वैक्सीन बनाते भी हैं इन्फ्लुएंजा की, तो हर साल न्यू वैक्सीन बनानी पड़ती है, क्योंकि हर साल ये वायरस अपनी एक न्यू स्ट्रेन पैदा कर लेता है। जिस तरह अब डेवलप कंट्रीज है ना, वहां पे तो इट इज नेसेसरी उनकी इन्फ्लुएंजा होनी है, ठीक। तो वो हर साल न्यू के अगेंस्ट स्टार्ट में जैसे ही वो वायरस आता है उसकी वैक्सीन बन जाती है, और वो मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बच्चों?
अच्छा, तो मैं आपको यही बता रही थी कि जो इन्फ्लुएंजा, जब आप लोगों ने किसी अपने एरिया से किसी ऐसे एरिया में जाना होता है जहाँ पे लोग वैक्सीनेटेड होते हैं, तो उन लोगों को होता है कि हमारे पास ये कहीं ना वायरस ना लेके आ जाए, तो वहां पे आप लोगों को मेंशन किया होता है कि आपने इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में वैक्सीन लगवा कर आनी है। तो फिर पाकिस्तानी क्या करते हैं, अपने पैसों की वैक्सीन लगवा कर जाते हैं उस एरिया में। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं इन्फ्लुएंजा ड्रग्स। ठीक है, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग। सबसे पहले जो एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स में इंपॉर्टेंट बात है ये है कि हम लोगों ने दो तरह की ड्रग्स पढ़नी है। एक पढ़नी है अमेंटाडीन रिमेंटाडीन, और दूसरी हमने पढ़नी है ओजेल्टामिवीर एंड जेनामिवीर। ठीक है, अब अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन ये ना शुरू शुरू की ड्रग्स थी, जो कि तब यूज होती थी जब अभी तक स्पेनिश फ्लू नहीं आया था। जब स्पेनिश फ्लू आया था ना, तो उसकी जो स्ट्रेन थी ना, वो थी H1N1 स्ट्रेन। लेकिन जब स्पेनिश फ्लू आया था, तब हमारे पास जो दवाई थी वो अमेंटाडीन थी और रिमेंटाडीन थी। जब हम लोगों ने उन लोगों को ये मेडिसिन दी थी, तो वो लोग इससे क्योर नहीं हुए थे, और सिचुएशन ठीक होने की बजाय मजीद खराब हो गई थी, क्योंकि बहुत तेजी से स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था। बाद में जब हम लोगों ने रिसर्च वगैरह की, तब हमें पता चला कि ये वाला जो इन्फ्लुएंजा वायरस था, वो तो ये H1N1 स्ट्रेन वाला था, जिसके अगेंस्ट जो है ये अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन जो है इफेक्टिव नहीं थी। सो ये ना स्टार्ट की ड्रग है। या तो आपको इन्फ्लुएंजा बी वायरस हो तब आप इसको खा सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि बिल्कुल स्टार्ट में आपको जो है ना, ये प्रो ड्रग आप कंसीडर कर लें कि ये वो ड्रग थी। बल्कि अब ना इस ड्रग को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अब इतनी ज्यादा म्यूटेशंस कर ली है ना इन्फ्लुएंजा वायरस ने अपने अंदर, कि अब ये ड्रग जो है इफेक्टिव ही नहीं रही अगेंस्ट दैट इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आए। अब आपसे इन ड्रग्स के बारे में जो है पूछा जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट ड्रग्स हैं, तो ये इनका क्लिनिकल यूज अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा वायरस ही होगा। कॉमन सी बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं इनसे, है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैंने आपको बताया था, जब ये वायरस होता है, ठीक है, ये होस्ट सेल है, ठीक है, ये वायरस है, इसने यहाँ पे आके एंटर होना है। एंटर होने के बाद इसने फौरन से अपना कोट जो है वो उतारना है। जो कोट होता है ना, वो प्रोटीन का बना होता है। वो प्रोटीन जो होता है ना, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही यूज हो जाता है दोबारा। और अपना इसने क्या करना है, ये अपना न्यूक्लिक एसिड जो है एक्सपोज करना है, ताकि वो अपनी रेप्लिकेशन कर सके, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। अब अपना ये कोट उतारने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, वायरस को, इस वायरस के पास ना बेसिकली होते हैं प्रोटोन चैनल्स। इन प्रोटोन चैनल से क्या होता है, हाइड्रोजन आइंस निकलते हैं। ठीक है, आप कंसीडर करें कि ये एक होस्ट का सेल है, ये है वायरस पड़ा हुआ। ठीक है, ये वायरस जो है अपने यहाँ पे प्रोटोन चैनल्स होंगे इसके पास। इन प्रोटोन चैनल से ये क्या करेगा, एच आइंस प्रोड्यूस करेगा। इतने ज्यादा एच आइन प्रोड्यूस करेगा कि जितना भी होस्ट सेल का साइटोप्लाज्म होगा ना, वो सारा एसिडिक हो जाएगा। जब ये सारा इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाएगा, अब ये जो एसिडिक इन्वायरमेंट है ना, ये फेवरेबल है इस वायरस के कोट को उतारने के लिए। सो वायरस क्या करता है, बेसिकली एंटर होता है इनटू द होस्ट सेल, वहां पे अपने प्रोटोन चैनल्स को कहता है कि जल्दी से हाइड्रोजन आइन रिलीज करो, इन्वायरमेंट को एसिडिफाई करो, ताकि मैं जल्दी से अपना कोट जो है अनकोट करूं, और मैं अपना आरएनए जो है वो रिलीज करवाऊं। हमें ये बात पता चल गई कि वायरस को अपनी रेप्लिकेशन करने के लिए अनकोट होना पड़ता है। हमने बहुत चालाकी की, हमने जल्दी से उस ऐसी ड्रग बना ली जो कि इसकी अनकोटिंग ही नहीं होने देगी। ठीक है, अब जब वायरस अनकोट ही नहीं होगा, तो क्या उसका जेनेटिक मटेरियल एक्सपोज होगी? नहीं होगी। हमने क्या किया, हमने अमेंटाडीन और रोमेंटाडीन बनाई, जिन्होंने प्रिवेंट किया अनकोटिंग को बाय बाइंडिंग टू अ प्रोटोन चैनल। ये ड्रग क्या करती है, ये एक वायरस है, यहाँ पे इसके प्रोटोन चैनल्स हैं। ठीक है, ये सारे इसके हम कह देते हैं कि ये प्रोटोन चैनल्स हैं। वायरस, ये वाली अमेंटाडीन रोमेंटाडीन क्या करेंगी, ये आके बेसिकली यहाँ पे प्रोटोन चैनल्स के साथ जाके बाइंड हो जाएंगी। जब ये यहाँ पे प्रोटोन चैनल के साथ बाइंड हो जाएंगी, तो इन प्रोटोन चैनल से हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट नहीं हो सकेगा। जब हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट नहीं होगा, तो सारे का सारा जो इन्वायरमेंट था उसमें एसिड, जैसे का उसका कोट था वो उतरना था, वो नहीं उतरेगा।
सो वायरस जो होगा वो अपनी कोटेड फॉर्म में ही रहेगा, और जब तक वायरस अपनी कोटेड फॉर्म में है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि जो अमन थे और जो रमन था, अमन और रमन ये दोनों भाई थे, ठीक है। इन्होंने डाइन के लिए जाना था, डाइन मतलब डाइन इन करने के लिए जाना था, डिनर करने के लिए जाना था। आजकल आप लोगों ने देखा है ना कि डाइन इन नहीं है रेस्टोरेंट्स में, सिर्फ टेक ऑफ है। डाइन इन का मतलब वहां बैठ के खाना खाना। सो अमन और रमन जो थे एक रेस्टोरेंट में गए डिनर करने के लिए, और जब वो वहां गए तो उन्होंने अपना कोट उतारा। तो इस तरह आप इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिंक कर सकते हैं इनके नेम से, कि अमन और रमन डिनर करने के लिए जब गए तो उन्होंने अपना कोट उतारा और फिर आराम से बैठ के खाना खाया, ठीक है। सो अमेंटाडीन और रमेंटाडीन क्या करते हैं? अनकोटिंग ऑफ दी वायरस को प्रिवेंट करते हैं। समझ आइए इस चीज की? बच्चों इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की समझ आई है? अच्छा, अब हम एक छोटी सी एनिमेशन देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। ये शो हो रही है स्क्रीन सबको? स्क्रीन शो हो रही है? नहीं हो रही? हो रही है। अच्छा, देखो बेटे, ये देखो, ये हमारी ना रेस्पिरेटरी म्यूकोजा के सेल्स हैं। ये देखो H1N1 स्ट्रेन आई और ये हमारी म्यूकोजा के सेल के अंदर एंटर हो गई। जैसे ही वायरस एंटर होगा इनटू द होस्ट सेल, ये म्यूकोजा का सेल कौन सा है? ये होस्ट सेल है, ठीक है। ये सबसे पहले क्या करेगा? अपने आप को ये देखो अनकोट करेगा। ये अनकोटिंग हो गई इसकी, और ये जो इसका सारा न्यूक्लिक एसिड था वो एक्सपोज हो गया इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। ये समझ आ गया? दोबारा दिखाऊं? ये क्लियर है? ये देखो बच्चों, ये वायरस एंटर हुआ। एंटर होने के बाद इसका सबसे पहला देखो, सबसे पहले इसने अटैच होना था, अटैच होने के बाद ये पेनिट्रेट होता है, और तीसरा काम जो इसका होता है वो ये होता है कि इसने अपना कोट रिमूव करना होता है ताकि ये अपनी अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। और फिर अब ये जो है, ये वाला जो इसका न्यूक्लिक एसिड है, ये अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, फिर लेट प्रोटीन सिंथेसिस होगी, फिर इनकी रेप्लिकेशन होगी और इनकी कॉपीज बनेंगी। क्लियर है? रमेंटाडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबको समझ आ गया? ठीक है। उसके बाद इसका क्लिनिकल यूज, अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा ए वायरस। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा किसी ऐसे बंदे के साथ एक्सपोज हुआ है जिसको वायरस था, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा, मैं आपको ये बता थी कि ये जो अमेंटाडीन और रमेंटाडीन, हम फॉर एग्जाम्पल एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल आप ना किसी खाला के घर गए हैं और खाला को ना जुकाम था, ठीक है। अब आपको पता चला इनको जो है ना वायरल वायरल फ्लू है, मतलब काफी दिनों से हुआ है, तो आप घर आके आपको सस्पिशन होगी कि आपको कहीं पे फ्लू ना हो जाए, और कल को आपका एग्जाम भी है तो आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो आप क्या करोगे? आप एज अ प्रोफाइलेक्सिस अमेंटाडीन और रमेंटाडीन खा लोगे। इसको खाने से क्या होगा कि अगर आपको खुदा ना खास्ता खाला के साथ एक्सपोज होने से वायरस इनफैक्ट अंदर चला भी गया है, तो ये दवाई जो है जाके उसको रेप्लिकेट नहीं होने देगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा? आप उसके इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो जाओगे, ठीक है। सो प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा ए वायरस यूज होती है। और अगर आपको मतलब ये सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकती है अगर आपको कॉन्टेक्ट हुए हुए 48 आवर्स हुए हैं, मतलब अगर 2 दिन भी हो गए हैं आपको उस वायरस के एक्सपोजर से, सो हो ये हो सकता है कि आपको जो सिम्टम्स आने थे रनी नोज और हेडेक का, और वो जो आपको डिजीनेस फील होनी थी, वो कंट्रोल कर देगी ये ड्रग। ऑब्वियसली वायरस को किल तो आपके वही करेंगे ना, जो आपके इम्यून सेल्स होंगे, लेकिन हाँ ये ड्रग देने से थोड़े से उसके सिम्टम्स रिलीव हो सकते हैं।
जल्दी आप क्योर हो जाएंगे। इस तरह इसका क्लिनिकल यूज जो होता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस के अगेंस्ट ही होता है। ये ड्रग ना कोई अच्छी ड्रग नहीं थी, क्योंकि हमने जब देखा तो इसने ना इन्फ्लुएंजा बी वायरस को भी किल नहीं किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ ए वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव थी, या उसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज करते थे, या फिर हम उसके सिम्टम्स को की ड्यूरेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते थे। ठीक है। उसके बाद हाँ, जब स्पेनिश फ्लू आया था तब हमारे पास इसकी स्ट्रेन आ गई थी H1N1 स्ट्रेन, जिसके अगेंस्ट ये ड्रग फेल हो गई थी। इस ड्रग ने कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस किया था। और स्पेनिश फ्लू के बाद भी हमारे पास एक और पेंडेमिक सिचुएशन आई थी इन्फ्लुएंजा वायरस की, जो कि स्प्रेड हुई थी बाय H3N2 वायरस की वजह से। तो ये भी एक बहुत ज्यादा लीथल स्ट्रेन थी। और अब जो है ना सबसे ज्यादा लीथल स्ट्रेन इसकी जो है वो यही वाली चल रही है, क्योंकि वायरस जो है अपनी 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 स्ट्रेन चेंज करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर आने वाली स्ट्रेन जो है वो पहले वाली स्ट्रेन से ज्यादा अफेक्ट मतलब ज्यादा लीथल हो। ठीक है। हो सकता है कि कुछ स्ट्रेन बीच में हो जो कि ज्यादा इतनी ज्यादा अफेक्ट ना करती हो, और कुछ स्ट्रेन जो थी जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट करती थी। सो ये ड्रग जो थी इन दोनों स्ट्रेन के अगेंस्ट जो थी इफेक्टिव नहीं थी। इन दोनों स्ट्रेन ने इस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर ली थी। इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो सिंपल से हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब आप लोगों को फ्लू होता है तब आप लोगों की तबीयत कैसी होती है? बिल्कुल ऐसी नहीं होती, डिजी डिजी सी होती है, आपकी आपके आंखों से पानी आ रहा होता है और आपसे चला नहीं जा रहा होता। ठीक है। पेट में भी थोड़ा दर्द हो रहा होता है, बात करने का दिल नहीं कर रहा होता। जो एमेंटाडीन और डोमेंटाडीन है इनकी टॉक्सिसिटी भी ऐसी है। इनको ज्यादा अगर कोई बंदा इनटेक कर ले तो उसकी वजह से डिजीनेस होती है, जीआई इरिटेशन। ऑब्वियसली जीआई इरिटेशन होगी, क्यों? क्योंकि हम इनको ओरल ले रहे हैं। कोई भी ड्रग ओरल लेते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक अगर कोई ओरल लें तो उसकी वजह से जीआई इरिटेशन हो ही जाती है। उसके बाद एटेक्सिया। ठीक है। उसके बाद स्लर्ड स्पीच। इसका जो मैंने निमोनिक बनाया था वो बनाया था डी गैस, दा गैस या दी गैस। डी से बनता था डिजीनेस, जी से बनता था जीआई इरिटेशन, ए से बनता था एटेक्सिया, एस से बनता था स्लर्ड स्पीच। अच्छा, अब अमेंटाडीन और रोमेंटाडीन में फर्क क्या है? इन दोनों में बेसिकली कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। फिर वही बात, जो रोमेंटाडीन थी उसमें उसकी जो होती है हाफ लाइफ जो होती है वो ज्यादा होती है अमेंटाडीन की निस्बत। और इन सब ने जो होता है एक्सक्रीशन इनकी किससे होती है? रीनल एक्सक्रीशन होते हैं। सो this is all about the amantadine and romantadine. What is the mechanism of action of amantadine and romantadine? ये अनकोट नहीं होने देगा। किस तरह अनकोटिंग रोकेगा? वायरस को अनकोट होने के लिए प्रोटोन मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। ये जाके वायरस के प्रोटोन चैनल्स को बंद कर देगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट एसिडिक नहीं होगा। और जब एसिडिक नहीं होगा इन्वायरमेंट तो वायरस अपना कोट जो है वो उतार नहीं सकेगा। उसके बाद इसके क्लिनिकल यूज क्या थे? ये सिर्फ इफेक्टिव है अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा ए वायरस। ठीक है। रेजिस्टेंट स्ट्रेन कौन सी हैं जिनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं है? H3N2 एंड H1N1 स्ट्रेन। इसकी टॉक्सिसिटी क्या है? डी गैस। और रोमेंटाडीन जो है वो उसकी हाफ लाइफ ज्यादा है। अमन जो है ना वो छोटा भाई है, रमन जो है वो बड़ा भाई है, इसलिए इसकी हाफ लाइफ भी ज्यादा है, इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। सो अमन और रमन जो थे डिनर करने के लिए गए और उन्होंने अपना कोट उतारा ताकि वो इजीली खा सके। को कह है सब बच्चे मुझे बताओ। अब हमारा बस 5 मिनट का काम रह गया। स्टूडेंट्स किधर है? ठीक है। अच्छा, अब जो हम ड्रग्स यूज करते हैं वायरस, जो कि आज भी यूज हो रही हैं और बहुत इफेक्टिव हैं अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इन्फ्लुएंजा बी वायरस और H3N2 स्ट्रेन, H1N1 स्ट्रेन। बेसिकली
अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? नेट को फिर से कुछ हो गया था। बस दिस इज द लास्ट स्लाइड। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ गया फिर वी आर गोइंग टू एंड द डिस्कशन। मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा, मैं बता रही थी ओजेल्टामिवीर और जेनामिवीर जो है ना, ये ना बेस्ट ड्रग्स हैं। अब अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए वायरस के भी, इन्फ्लुएंजा बी वायरस के भी, इसके अलावा ये जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स थी H3N2 H1N1, इन सब के अगेंस्ट ये बेस्ट ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि हर चीज के अगेंस्ट अब इफेक्टिव है और इसकी ना अभी तक रेजिस्टेंस भी पैदा नहीं हुई। दिस इज अ वेरी गुड ड्रग। ठीक है। इसका सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ये बेसिकली पता है क्या करती है? इसका ना काम ये होता है कि, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने, जब हम लोगों ने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हम लोगों ने ये जो स्लाइड देखी थी जिसमें हमने सारा साइकिल डिस्कस किया था, उसमें हमने कहा था कि अगर हम इसकी एग्जिट को रोक दें तब भी ये वायरस जो रेप्लिकेट भी है तो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ इस होस्ट सेल के अंदर ट्रैप होकर रह जाएगा। तो ये वाले जो हैं यही काम करते हैं कि उसकी एग्जिट नहीं होने देते फ्रॉम द होस्ट सेल। जब वायरस की एग्जिट ही नहीं हो सकेगी फ्रॉम द होस्ट सेल तो ना ही वो स्प्रेड हो सकेगा, ना ही इन्फेक्शन कॉज करवा सकेगा। अब ये अपनी सेल्टामेविर जेनामेविर इन्फ्लुएंजा वायरस की उसको कैसे रोकते हैं, स्प्रेड मतलब एग्जिट को करते हैं, हमने वो पढ़ना है। अच्छा, ये देखें। अब क्या होता है कि ये जो है होस्ट सेल है और ये जो है रेड में ये होता है वायरस। ठीक है। ये जो हमारा होता है, जो होस्ट सेल होता है ना, इसके पास ना यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं सियालिक एसिड के। ये नॉर्मल बता रही हूँ मैं आपको, जनरली जो होता है। ठीक है। यहाँ पे सारी इसकी पूरी सरफेस के ऊपर यहाँ पे सियालिक एसिड के रिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा, ये सियालिक एसिड के रिसेप्टर्स क्या करते हैं? जब ये वायरस यहाँ से एग्जिट होना स्टार्ट होता है, फोर्स पोज ये वायरस यहाँ से एग्जिट होने लगा, तो ये सियालिक एसिड ना इसको वायरस को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ट्रैप करके रखता है। मतलब ये देखो, ये ना इस तरह ट्रैप करके रखता है, मतलब अपने साथ ज्वाइन करवा लेता है। फिर फिर ये जो वायरस है ना, इसके पास ना एक एंजाइम होता है न्यूरामिनीडेज एंजाइम। ठीक है। न्यूरामिनीडेज ये वाला एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है? इस सियालिक एसिड को क्लीव करता है। जब ये हो जाता है यहाँ से, तो ये जो रेड वाला वायरस है ये फ्री हो जाता है और ये स्प्रेड हो जाता है। ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, हमें पता चल गया कि जब ये वायरस जो है होस्ट सेल को लीव करता है तो होस्ट सेल के जो सियालिक एसिड होता है वो इसको अपने साथ बाइंड करवा लेता है, और जो एंजाइम इसको इससे फ्री करवाता है वो होता है वायरस का न्यूरामिनीडेज एंजाइम। हमने क्या किया, हमने ओजेल्टामिवीर और जेनामिवीर बना ली। ओजेल्टामिवीर और जेनामिवीर ने क्या किया, ये जो हो वायरस का न्यूरामिनीडेज एंजाइम था ना, जिन्होंने ये क्लीव करवानी थी जगह, इस एंजाइम को जाके इनहिबिट कर दिया। अब जब ये एंजाइम ही नहीं होगा तो क्या जो ये वायरस है सियालिक एसिड से अपने आप को रिलीज करवा सकता है? नहीं करवा सकता। इस तरह जेनामिवीर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये इनहिबिट कर देते एंजाइम। पिरामिडेज एंजाइम क्या था? सियालिक एसिड को क्लीव करता था
बच्चों मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? सब स्टूडेंट्स को हो रही है? अच्छा, जल्दी से खत्म करते हैं, फिर से नेट चला जाएगा। अच्छा ठीक है, ये देखो, ये क्या है, ये वायरस जो है इसने अपनी रेप्लिकेशन कर ली, उसका न्यूक्लिक एसिड बन गया, इसके ऊपर कैप्सिड प्रोटीन लग गई, ठीक है, और यहाँ से ये क्या करेगा, अपने एंजाइम्स को भी ले लेगा। अब जैसे ही वायरस एग्जिट होने लगेगा ना, ठीक है, यहाँ एग्जिट होगा। अब ये देखो कि ये जो है ना होस्ट सेल है, ये जो पिंक कलर की लाइनिंग नजर आ रही है, ये आपको होस्ट सेल की लाइनिंग नजर आ रही है, ठीक है। ये वायरस ये अंदर गए, ये जो आपको लाइनिंग नजर आ रही है, ये होस्ट सेल की लाइनिंग नजर आ रही है। अब क्या है, इस होस्ट सेल के पास ये देखो सियालिक एसिड के रिसेप्टर्स हैं, और इन सियालिक एसिड ने क्या करना है, ये जो वायरस है ना जो रिलीज होने लगा है, इसको ट्रैप कर लेना है, इसको पकड़ लेना है, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये कि ये जो पिंक कलर में ये जो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है ना, ये होता है न्यूरामिनिडेज एंजाइम, जो कि वायरस के पास होता है। ये न्यूरामिनिडेज इस सियालिक एसिड को क्लीव कर देता है, और इस तरह वायरस जो होता है रिलीज हो जाता है। ये नॉर्मली हो रहा होता है, अभी आप देखेंगे। वायरस जो है उतरने की उतर नहीं सकेगा, क्योंकि सियालिक एसिड ने इसको ट्रैप किया हुआ है। सो वायरस रिमेन बाउंड टू द होस्ट सेल थ्रू द सियालिक एसिड। लेकिन अब क्या होगा, ये देखो, ये क्या है, सियालिक एसिड है जिसने वायरस को ट्रैप किया हुआ है, लेकिन ये जो पिंक कलर में है ना, ये है न्यूरामिनिडेज एंजाइम। ये न्यूरामिनिडेज एंजाइम क्या करेगा, इस सियालिक एसिड को क्लीव कर देगा, और जो है वायरस रिलीज हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता है वायरस में। ये देखो, ये सियालिक एसिड क्या हुआ, क्लीव हो गया, न्यूरामिनिडेज ने इसको क्लीव कर दिया, और अब वायरस जो है फ्री टू मूव है, वो इजीली जो है रिलीज हो सकता है और इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने ये ओजेल्टामिवीर और जेनामिवीर दे दी। ये जो ब्लू कलर की आपको ड्रग्स नजर आ रही हैं, ये हैं ओजेल्टामिवीर एंड जेनामिवीर, न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स जाके क्या करेंगी, ये जो पिंक कलर का इसका मॉलिक्यूल है, इसके साथ जाके बाइंड हो जाएंगी और न्यूरामिनिडेज को इनहिबिट कर देंगी। ये देखो, ये ओजेल्टामिवीर जेनामिवीर सब न्यूरामिनिडेज मॉलिक्यूल्स के साथ जाके बाइंड हो गई। ये देखो, ठीक है। ये अब न्यूरामिनिडेज एंजाइम कोशिश भी करे सियालिक एसिड को क्लीव करने की, तो क्या वो अब इसको क्लीव कर सकता है? वो इसको क्लीव नहीं कर सकता। तो इस तरह जब वायरस जो है, जब ये देखो यहां जेनामिविर जेल्टामिविर ने इसको ज्वाइन किया, उसके बाद यहाँ पे जब उसने उसको ज्वाइन कर लिया, अब न्यूरामिनिडेज इनहिबिट हो गया। इस एंजाइम ने सियालिक एसिड को क्लीव करना था, लेकिन ये सियालिक एसिड क्लीव नहीं होगा। जब ये सियालिक एसिड क्लीव नहीं होगा, तो ये जो वायरस इसके साथ ट्रैप था, ये ट्रैप भी रह जाएगा और ये रिलीज नहीं होगा। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, वायरस स्प्रेड नहीं हो सकेगा। अब समझ आइए इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की? सब बच्चे मुझे बताओ, समझ आइए इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की? ठीक है। अच्छा, सो ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है न्यूरामिनिडेज एंजाइम को। एज अ रिजल्ट क्या होता है, न्यूरामिनिडेज एंजाइम ने सियालिक एसिड को क्लीव करना होता है, लेकिन सियालिक एसिड क्लीव नहीं होगा। सो वायरस जो होगा रिलीज नहीं हो सकेगा और वायरल की स्प्रेड इंपीड हो जाएगी। इज इट क्लियर? सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर। ये जो दो ड्रग्स थी, ओजेल्टामिवीर एंड जेनामिवीर, इनके दो छोटे छोटे हम कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले ओजेल्टामिवीर ओ से स्टार्ट होता है, तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल रूट, ठीक है। ओ से स्टार्ट हो रहा है ना ओजेल्टामिवीर, तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल रूट। और जो जेनामिवीर है, ये जेड से स्टार्ट होता है, तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, देखो जेनामिवीर है ना, ना आ रहा है एंड पे,
तो नाम मतलब नेजल, सो हम इसको इंट्रानेजल रूट से देते हैं। सो ओसेल्टामिविर का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ओरल रूट। और जेनामिविर का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? नेजल रूट। शाबाश। अच्छा, जब हम किसी ड्रग को ओरल रूट से देंगे तो वो जीआई इरिटेशन करवाएगी कि नहीं करवाएगी? सो ओसेल्टामिविर खाने से थोड़े थोड़े जीआईटी के डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, पेट दर्द होता है और डायरिया वगैरह हो जाता है। ओके। और जो जेनामिविर है, क्योंकि हम इसको इंट्रानेजल रूट से दे रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थोड़े से हमें इरिटेशन होगी। एज अ रिजल्ट हमें थोड़ी सी कफिंग हो सकती है, थ्रोट डिस्कम्फर्ट हो सकती है, और स्पेशली जो लोग एस्थमिक होते हैं ना, जिनको एस्थमा होता है, उन लोगों के अंदर ये ब्रोंकोस्पैज्म भी करवा सकती है, क्योंकि ये इरिटेट करवा देगी ना आपके म्यूकोजा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक को। सो उन लोगों के अंदर तो ऐसे लोगों की जो म्यूकोजा होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, एस्थमा वालों की, उनको लगता है कि कोई एलर्जन आ गया है, तो इस वजह से उनके अंदर ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है। So this is all about the influenza drugs. So what is the mechanism of action of oseltamivir and zanamivir? Inhibitor of neuraminidase enzyme or prevent the cleavage of sialic acid. अच्छा, उसके बाद ओसेल्टामिविर को किस रूट से देंगे? और जेनामिविर को किस रूट से देंगे? ओसेल्टामिविर से कौन से साइड इफेक्ट्स आएंगे? और जेनामिविर से कौन से साइड इफेक्ट्स आएंगे? शाबाश। आई थिंक ये आपका क्लियर है। ओसेल्टामिविर, जेनामिविर, सबको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर है? क्योंकि बहुत बच्चे बुक से रीड करते हैं, उनको समझ नहीं आती, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एनिमेशन रखी थी ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद अमेंटाडीन, अमेंटाडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर है सबको? चलो मुझे बताओ, ए साइक्लोवीर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था? शाबाश। जितने भी एंटी हर्पीज ड्रग्स है ना, उन सब ने डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करना है। ये लफ्ज तो आप लोग घोल के पी लो। कोई भी एंटी हर्पीज ड्रग का आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछे, आपने कहना है डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर। ठीक है। उसके अलावा ये चेन टर्मिनेशन भी करवाता था। ठीक है। इनकी एडवर्स इफेक्ट्स में कॉमन चीजें क्या हैं? सीएनएस की टॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है। हाइपोटेंशन भी करवाती हैं। अच्छा, इसके बाद जो वेलासाइक्लोवीर होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? शाबाश। ए साइक्लोवीर में। जो फैम साइक्लोवीर थी वो किस में कन्वर्ट होती है? कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि चेन टर्मिनेशन कॉज नहीं करवाती? ठीक है। और कोई क्वेश्चन रह गया? अच्छा, सब रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट हम कौन सी ड्रग देंगे एंटीवायरल? जिसको फोस्कारनेट, जिसको किसी भी इंजाइम की जरूरत नहीं होती फॉर इट्स एक्टिवेशन। और कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको सिर्फ वायरस के थाइमिडीन काइनेज एंजाइम की जरूरत नहीं होती? सीडोफोवीर। और सीडोफोवीर के क्लिनिकल यूजेस क्या हैं? शाबाश। एडिनो वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और जो एसाइक्लोवीर और गैनसाइक्लोवीर की रेजिस्टेंट स्ट्रेन होती हैं उनके अगेंस्ट भी। अच्छा, सीएमवी के लिए कौन सी ड्रग देते हैं हम? शाबाश, गैनसाइक्लोवीर। आई थिंक सबको क्लियर है। अब आज हम लोगों ने यही दो वायरसेस के अगेंस्ट ड्रग्स पढ़नी थी, बाकी दो वायरसेस के अगेंस्ट हम कल ड्रग पढ़ेंगे। और ये जो आज पढ़ी है ये कल आपसे सुनी भी जाएंगी और रिवाइज भी करवाऊंगी मैं। आज नेट ने बहुत तंग किया है। कल अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग क्लास का टाइम चेंज कर लेंगे। सो इज इट क्लियर एवरीबडी? सबको सब समझ आ गया? शुड बी एंड द क्लास? ओके, ठीक है। आई थिंक सबको सब समझ आ गया। आई होप आप लोगों को याद भी हो गया होगा। और जो हम लोगों ने वो निमोनिक बनाया था कि फ्लोवीर
फैमिली के साथ पेंसी फॉरेस्ट वैली में साइकिल चला रहा था, वो भी याद होगा आप लोगों को। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास। आई होप आपको समझ देखो ना जरा ये क्या किया आपने।